अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेश-ए-खिदमत है कहानी हसन बसरा और परियों की शहज़ादी। कहते हैं कि किसी ज़माने में बसरा में एक बड़ा खूबसूरत नौजवान था। उसकी खूबसूरती का चर्चा बहुत दूर दूर था। उसके माँ बाप उससे बहुत मोहब्बत करते थे। जब हसन का बाप मर गया तो उसने हसन के लिए बहुत दौलत छोड़ी। हसन ने कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं ली और चंद रोज़ में सारी दौलत फजूल खर्ची में ख़त्म कर दी। हसन की माँ ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। हसन की माँ के पास बहुत थोड़ा रुपया बच गया था। उसने हसन को समझा बुझाकर बाज़ार में एक सुनार की दुकान खुलवा दी। हसन की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। जो कोई बाज़ार से गुजरता उसकी नज़र हसन पर पड़ती। एक दिन जब हसन अपनी दुकान में बैठा हुआ काम कर रहा था तो उधर से एक आदमी का गुज़र हुआ। वो हसन को देखकर ठहर गया। उसकी बड़ी लंबी दाढ़ी थी और वो एक सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए था। वो हसन की दुकान में दाखिल हुआ और बोला, ऐ नौजवान, तुमको देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मेरा जी चाहता है कि तुमको अपना बेटा बना लूं और तुमको अपने वो काम सिखाऊं जो मैंने आज तक राज के तौर पर रखे हैं। तुमको देखकर बेख्तियार मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींच रहा है। इसके बाद फिर तुमको ज़िंदगी में कोई काम करना नहीं पड़ेगा। घर बैठे हर चीज़ मिलेगी। हसन ने कहा, मेरे अच्छे चचा, मैं इस लायक कहाँ कि आप मुझे अपना बेटा बना लें, लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है। अजनबी ने कहा, कल से मैं अपना फ़न सिखाना शुरू करूँगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दो। ये कहकर वो चला गया। हसन ने जल्दी से दुकान बंद की और सीधा घर गया। उसने अपनी माँ से सारा हाल सुनाया। माँ ने कहा, बेटा, परदेसियों पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं। तुझको अपने काम से काम रखना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये आदमी तुझे धोखा देगा। हसन ने कहा, माँ, वो बड़ा दौलतमंद आदमी है और सूरत से भी बड़ा शरीफ मालूम होता है। फिर ये भी कि हमारे पास ऐसी कौन सी दौलत है जो कोई आदमी हमको धोखा देगा। मुझे तो उस आदमी की अच्छाई में ज़रा सा भी शुबा नहीं है। उसकी माँ खामोश हो गई और हसन जल्दी जल्दी खाना खाकर सोने चला गया। सुबह को जब उसकी आंख खुली तो वो सीधा अपनी दुकान पर गया और परदेसी मुसाफिर का इंतज़ार करने लगा। ज़रा सी देर बाद वो आया। हसन ने बड़े अदब से उठकर उसे आदाब किया। परदेसी ने पूछा, बेटा, ये तो बताओ तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। हसन ने कहा, मैंने शादी नहीं की, हालांकि मेरी माँ बहुत चाहती है कि मैं जल्द अज जल्द शादी करूं। परदेसी ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर मैं तुमको अपना राज ना बताता। अब ये बताओ कि तुम्हारी दुकान में कुछ तांबा पीतल वगैरह भी है। हसन ने कहा, हाँ, ये सब चीज़ें हैं। परदेसी ने कहा, पहले अपनी भट्टी जलाओ, इस पर थाली रखो और फिर धूकनी से आग को तेज़ करो। इसके बाद तांबे के टुकड़े थाली पर रखो जब तक वो पिघलने ना लगें। हसन ने ऐसा ही किया। जब तांबा पिघलने लगा तो फिर परदेसी ने उस पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़कर फूंकना और जेब से एक सफ़ूफ की पुड़िया निकाली और ज़रा सा सफ़ूफ छिड़का। ज़रा सी देर में वो सोने की तरह चमकने लगा तो उसे भट्टी पर से हटा लिया। अब तो वो सचमुच का सोना था। परदेसी ने कहा, हसन, जाओ और जाकर इसे बाज़ार में बेचो। मुझे यकीन है कि तुमको असली सोने के दाम मिलेंगे, लेकिन इसका जिक्र किसी से ना करना। हसन ने जाकर उसे बाज़ार में बेचा तो वाकई 2000 दिनार में बिका। अब तो हसन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। हसन दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया। वो भी इतने बहुत से रुपए देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि ये सब कुछ परदेसी ने किया है तो उसने कहा, बेटा, उस परदेसी से होशियार रहना। लेकिन हसन तो उस वक्त बेहद बहुत खुश था। वो जल्दी जल्दी खाना लेकर दुकान की तरफ गया और उसने परदेसी की खूब खातर मदारत की और एक तांबे का बड़ा टुकड़ा दिखाकर कहा, चचा जान, इसे भी सोना बना दो। सुदागर ने कहा, बेटा, अब ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। अगर अब और सोना लेकर बाज़ार में गए तो पकड़ लिए जाओगे। हसन ने कहा, ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे जल्दी से सोना बनाना सिखा दो। सुदागर ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो। ये काम मैं तुमको बीच बाज़ार में सिखाऊं? अगर तुम इसको सीखना चाहते हो तो अपना सामान लेकर आओ। मेरे साथ जल्द मेरे घर चलो।
حسن اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب حسن تھوڑی دور گیا تو اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی اور وہ جھجک کر رک گیا۔ پردیسی یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ حسن میرے یہاں جانے سے ڈر رہا ہے۔ اس نے کہا، بیٹا حسن، تم میرے اوپر بھروسہ کرو، جیسے میرا گھر ویسے تمہارا گھر، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہارے گھر جا کر سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حسن نے یہ بات مان لی اور اسے لے کر اپنے گھر آیا اور ماں سے کہا، آج وہ پردیسی میرا مہمان رہے گا اور ہم لوگ ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اب تو اس پردیسی کے بارے میں تمہارا شک دور ہو جانا چاہیے۔ ماں نے کہا، بیٹا مجھے اس پر ہرگز بھروسہ نہ ہوگا، تم جو چاہے کرو، میں تم سے کچھ نہیں کہتی، لیکن میں کھانا پکا کر پڑوسی میں چلی جاؤں گی اور جب تک یہ آدمی اس گھر میں رہے گا ہرگز قدم نہ رکھوں گی۔ چنانچہ وہ کھانا پکانے کے بعد پڑوسی کے ہاں چلی گئی اور ان دونوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو پردیسی نے اور زیادہ سونا بنایا۔ اب تو حسن بہت خوش ہو گیا۔ اس درمیان میں پردیسی نے ایک سفوف کی پڑیا نکالی، اسے پانی میں ڈال کر حسن کو پلا دیا۔ اس کا پینا تھا کہ حسن بے ہوش ہو گیا۔ پردیسی بہت خوش ہوا اور بولا، آج برسوں کے بعد میری آرزو پوری ہوئی۔ یہ کہہ کر اس نے صندوق میں حسن کو ڈالا اور جو کچھ گھر میں تھا وہ رکھا اور کلی کے سر پر صندوق رکھوا کر وہاں سے چلا گیا۔ سمندر کے کنارے ایک جہاز تھا جو ان کے انتظار میں تھا۔ اس میں صندوق اور دوسرا سامان رکھوایا۔ دراصل یہ پردیسی بہرام جادوگر تھا اور وہ اس طرح کے لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر لاتا اور اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ چنانچہ اس نے حسن کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور جہاز چل پڑا۔ وہ ہر روز دونوں وقت صندوق کو کھولتا اور حسن کو کچھ کھلا پلا کر پھر صندوق میں بند کر دیتا۔ آخر وہ ایک چھوٹے سے جزیرے پر اترا۔ یہاں اتر کر بہرام جادوگر نے صندوق کو کھولا، حسن کو نکالا۔ حسن بڑا ڈرا سہما تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، یہ آدمی دھوکے باز تھا، لیکن اب کرتا تو کیا کرتا۔ حسن نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ سمندر کا کنارہ، وہاں ریت پر رنگ برنگے گھونگے پڑے تھے۔ بہرام اسے وہاں چھوڑ کر پاس کی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور وہاں سے اطمینان سے بیٹھے بیٹھے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ حسن کی نظر جو اس پر پڑی تو حسن نے چیخ کر کہا، تم نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا، کوئی آدمی بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ بہرام جادوگر نے کہا لگایا، ارے میں بہرام جادوگر ہوں، میں کسی کا باپ نہیں، یہی میرا پیشہ ہے۔ اب تم میرے قبضے میں ہو اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو میں کہوں وہی کرو۔ اپنی ماں کو بالکل بھول جاؤ، بصرہ جانے کا خیال چھوڑ دو۔ حسن کو بہت غصہ آیا، وہ چیخنے لگا، دھوکے باز، کمینے، ذلیل۔ بہرام جادوگر نے کہا، اب اپنا غصہ ختم کرو۔ یہ جو سامنے نکیلا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ بادلوں کا پہاڑ کہلاتا ہے، آؤ اس پر چلیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں جا کر تم خوش ہو جاؤ گے، تم نے ایسی جگہ خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ وہاں جا کر میں تم کو اپنا علم سکھاؤں گا۔ اب تو حسن کو اپنی بے بسی کا احساس ہوا، وہ زور زور سے رونے لگا۔ بہرام نے کہا، حسن اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرا حکم مانو۔ حسن نے اپنے آنسو پونچھے اور بولا، ہم اس پہاڑ پر کیسے جائیں گے؟ یہ تو دیوار کی طرح سیدھا ہے۔ بہرام نے کہا، ابھی ہم پل بھر میں وہاں پہنچتے ہیں۔ اب بہرام کو اطمینان ہو گیا تھا، حسن تم اس کی کوئی فکر نہ کرو، ابھی ہم چڑیا کی طرح اڑتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تانبے کا ڈھول نکالا جس پر ایک مرغے کی کھال مڑی ہوئی تھی۔ بہرام نے جیسے ہی ڈھول پر انگلیاں چلائیں، ایک دم سے ڈھول کا ایک غبار سا اٹھا اور ذرا سی دیر میں ایک کالا گھوڑا سامنے آ گیا۔ اس کے پرندوں کے بازو تھے اور نتنوں میں سے آگ نکل رہی تھی۔ جادوگر گھوڑے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے پیچھے حسن کو بٹھایا اور ان کے بیٹھتے ہی گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا اور پلک جھپکتے ہی بادلوں کے پہاڑ پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ پہاڑ پر پہنچا، بہرام زور سے چلایا، بس اب تم میرے غلام ہو، میرا حکم مانو۔ حسن کو بہت غصہ آیا، وہ ڈھول پر جھپٹا اور بہرام کو زور سے لات ماری۔ اب ڈھول تو حسن کے ہاتھ میں تھا اور بہرام جادوگر لڑکتا ہوا پہاڑ کے نیچے جا کر ایک چٹان پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب جا کر حسن کو اطمینان ہوا۔ اس نے ڈھول کو غور سے دیکھا، لیکن وہ کیا جانے کہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس نے ڈھول کو تو کمر سے باندھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کچھ دور روشنی سی ہو رہی ہے، جیسے آگ جل رہی ہو۔ اس نے کہا،
جہاں آگ ہوتی ہے وہاں آدمی ضرور ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس طرف پہنچا، لیکن وہاں آگ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سنہرا گنبد تھا جو سورج کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں کوئی نہ کوئی ضرور رہتا ہوگا۔ اسے بڑے زور سے بھوک لگی تھی، ضرور یہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھا۔ یہ ایک محل تھا۔ اب تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو دو بڑی خوبصورت لڑکیاں ایک سنگ مرمر کے پتھر پر بیٹھی تھیں اور شطرنج کھیل رہی تھیں۔ ان میں سے چھوٹی کی نظر ایک دم سے حسن پر پڑی تو وہ چونک کر کھڑی ہو گئی اور بولی، ارے بہن، دیکھ تو یہ کون خوبصورت جوان ہے، ہو نہ ہو یہ ان بد نصیب نوجوانوں میں سے ہے جسے بہرام جادوگر دھوکہ دے کر لاتا ہے اور اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس شیطان کے قبضے سے نکلا تو کیسے نکلا؟ یہ سنتے ہی حسن اس کے قدموں پر گر پڑا اور بولا، تم سچ کہتی ہو، میں وہی بد نصیب ہوں۔ حسن اس لڑکی کے قدموں پر پڑا زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے پھر اپنی بہن سے کہا، میری بہن، تم گواہ رہنا کہ تمہارے سامنے میں اس نوجوان کو اپنا بھائی بنا رہی ہوں اور اب یہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس نے حسن کو بالکل ایک بھائی کی طرح اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے اندر لے جا کر حمام میں نہلا کر اچھے اچھے کپڑے پہنائے۔ دونوں لڑکیاں اس سے بڑی محبت سے پیش آئیں، اسے بہت اچھا اچھا کھانا کھلایا۔ پھر وہی چھوٹی بہن بولی، بھائی، اب تم اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ یہاں تک کیسے آئے؟ اس نے کہا، میرا نام حسن ہے، قسمت مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ اس کے بعد اس نے شروع سے آخر تک سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا، تم نے اچھا کیا جو اس شیطان کا خاتمہ کر دیا، ورنہ ابھی تو یہ نہ جانے کتنوں کو دھوکہ دیتا۔ تب بڑی بہن نے کہا، گلبرگ، اپنے بھائی کو اپنے بارے میں بھی تو بتاؤ۔ گلبرگ نے کہا، میرے اچھے بھائی، ہم دونوں شہزادیاں ہیں۔ میرا نام گلبرگ ہے اور یہ میری بڑی بہن کا نام گلنار ہے۔ ہماری 5 اور بہنیں ہیں، ہم سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میرا باپ جنوں کا بادشاہ ہے، یہ بڑا ظالم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم سے کسی کی شادی ہو۔ اس لیے ایک دن اس نے اپنے وزیر کو بلا کر کہا، کیا تم کوئی ایسی جگہ جانتے ہو جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہو تاکہ میں وہاں اپنی 7 شہزادیوں کو رکھ سکوں؟ وزیر نے کہا، جہاں پناہ، اب یہ بڑی ہو گئی ہیں، ان کی شادی کر دیجئے تاکہ یہ اپنے گھر بار کی ہو جائیں اور آپ کی ذمہ داری کم ہو۔ اس پر بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس نے کہا، میں اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کروں گا، میں تو ان کو جان سے مارنا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ ان کی شادی کروں۔ اگر تم مجھے ابھی اسی وقت کسی ایسی جگہ کا پتہ نہیں بتاتے تو میں تم کو بھی جان سے مار ڈالوں گا۔ وزیر نے کہا، بادلوں کا پہاڑ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں شہزادیوں کے لیے ایک بڑا شاندار محل بنوا دوں اور پھر یہ سب وہاں آرام سے رہیں۔ اس کے بعد یہ محل بن گیا اور ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور تب سے یہاں ہیں۔ تم پہلے انسان ہو جو یہاں داخل ہوئے ہو۔ یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہے، ہر طرف ہریالی ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، ہمیں تو یہ جگہ بے حد پسند ہے۔ بس اگر کوئی کمی ہے تو یہی کہ آدمی کی صورت دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ آج تم کو دیکھ کر اتنا جی خوش ہوا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ ذرا سی دیر بعد 5 دوسری بہنیں بھی آ گئیں۔ وہ بھی حسن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اب تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تم کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گی۔ اب حسن خوش خوش وہاں رہنے لگا، دن بھر ان تمام شہزادیوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتا، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتیں، سب کا جی لگا رہتا۔ وہ دل میں بہت خوش تھا کہ اس کو اتنی اچھی پیاری بہنیں ملی ہیں۔ وہ اسے جنوں اور پریوں کے قصے سناتیں اور حسن ان کو بصرہ کے لوگوں کے بارے میں بتاتا۔ حسن سب سے بہت محبت کرتا تھا اور خاص طور پر گلبرگ سے، جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور حسن کو ذرا بھی تکلیف نہ ہونے دیتی۔ ایک روز حسن اور 7ویں شہزادیاں ایک ساتھ بیٹھی تھیں، گانا بجانا ہو رہا تھا کہ ایک دم سے آسمان پر ایک آندھی سی اٹھی، پھر ایسا محسوس ہوا جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ 7 شہزادیوں نے حسن سے کہا، بھائی، تم جلدی سے باغ میں چھپ جاؤ۔ گلبرگ نے جلدی سے اس کو باغ کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ ذرا سی دیر بعد آندھی کا زور کم ہوا اور بہت سے جن آئے اور انہوں نے شہزادیوں سے کہا، بادشاہ سلامت ایک بڑی شاندار دعوت کر رہے ہیں اور آپ کو بلایا ہے۔ جب گلبرگ نے یہ بات سنی تو حسن کے پاس جا کر بہت روئی اور اسے بولی، میرے بھائی،
اب ہم لوگ جا رہے ہیں، کچھ دن بعد آئیں گے۔ بادشاہ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ تم یہ کنجیوں کا گچھا لو، ان میں ہر کمرے کی کنجیاں ہیں، تم ہر کمرہ کھول کر استعمال کر سکتے ہو، البتہ اس کمرے کو مت کھولنا جس کی یہ کنجی ہے، تم یہیں رہنا، یہ محل تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر گلبرگ نے حسن کو کنجیوں کا گچھا دے دیا۔ اس نے حسن کو خوب اچھی طرح اس کنجی کو دکھایا۔ حسن نے وعدہ کیا اور کہا، تم بڑے اطمینان سے جاؤ، یہیں رہ کر تمہارا انتظار کروں گا، اور جس کمرے کو تم نے منع کیا ہے اس کو ہرگز نہ کھولوں گا۔ دوسری بہنیں بھی آئیں اور بڑی محبت سے حسن سے ملیں اور اس سے رخصت ہوئیں۔ پھر ذرا سی دیر کے بعد ساتوں بہنیں جنوں کے ساتھ اپنے باپ کے ہاں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد حسن کا جی بہت گھبرایا۔ جب رات ہو گئی اس نے کنجیوں کا گچھا اٹھایا اور ایک ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا۔ ان کمروں کی شان و شوکت دیکھ کر تو وہ سخت حیران ہوا۔ ایسا ایسا سامان تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جب ان تمام کمروں کو دیکھ چکا تو اس کی نظر اس کمرے پر پڑی جس کو گلبرگ نے کھولنے سے منع کیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ آخر کیا بات ہے کہ گلبرگ نے صرف اس کمرے کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے، میں اس کو بھی دیکھوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ اس نے روشنی کی اور سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے تالے میں کنجی لگائی۔ کنجی کے لگتے ہی ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ حسن اس میں داخل ہوا، لیکن یہ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ اس میں نہ کوئی کرسی میز تھی، نہ آرائش کا کوئی سامان۔ حسن نے غور سے دیکھا تو اس میں ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی جو اوپر سے ایک بڑے خول کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ حسن نے تیزی سے سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ چھت کے اوپر پہنچ گیا۔ یہاں تو بڑی کھلی فضا تھی۔ چھت پر سے اسے بڑا خوبصورت میدان نظر آیا۔ یہاں چاند کی روشنی کچھ اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے دن نکلا ہو۔ اس نے اتنا خوبصورت منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ داہنی طرف ایک خوبصورت نہر بہہ رہی تھی جس کے دونوں طرف پھولوں کی بڑی خوبصورت کیاریاں تھیں۔ نہر سے بالکل ملا ہوا ایک سنگ مرمر کا حسین محل تھا۔ محل سے اترتی ہوئی سیڑھیاں نہر تک آتی تھیں جہاں ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ اس تخت پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ شاید ہی کسی بادشاہ کو کبھی ایسا تخت نصیب ہوا ہو۔ ابھی حسن یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے کیا دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے پرندوں کا جھنڈ چلا آ رہا ہے۔ یہ کل ملا کر 10 تھے۔ یہ سب نہر کے کنارے اتر گئے۔ ان کے پروں کی رنگت ہیروں اور جواہرات سے ملتی جلتی تھی۔ یہ پرندے سب تخت کی طرف بڑھے۔ ان میں سب سے آگے جو پرندہ تھا وہ سب سے زیادہ خوبصورت پرندہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سب اس کا حکم مانتے تھے۔ ایک دم سے انہوں نے اپنے اوپر پر پھڑپھڑائے اور اپنے پروں کو اس طرح اتارا دیا جیسے کوئی کپڑے اتارتا ہو۔ حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تو بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں جو پرندوں کا لباس پہنے تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاند نے لڑکیوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ وہ سر سے پیر تک ننگی تھیں، البتہ ان کے بالوں نے ان کے بدن کو کسی حد تک ڈھک رکھا تھا۔ یہ لڑکیاں پانی میں کود پڑیں اور تیرنے لگیں۔ یہ دیر تک پانی میں تیرتی اور کھیلتی رہیں۔ پھر سب سے بڑی لڑکی نے اشارہ کیا، وہ سب باہر آ گئیں۔ اب یہ لڑکی تخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ حسن نے ایسی خوبصورت لڑکی اس سے پہلے کہاں دیکھی تھی؟ وہ تو اس لڑکی کو بس دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر تک تو اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ ذرا سی دیر بعد وہ سنبھلا تو اس نے سوچا کہ گلبرگ نے اس لیے اسے اس کمرے کو کھولنے سے منع کیا تھا۔ حسن غور سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جس کا گورا بدن چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ اس کے گھنے بال ہوا سے لہرا رہے تھے۔ اس کی سیاہ چمکدار اور بڑی بڑی آنکھیں حیران ہو کر دیکھ رہی تھیں۔ گھنی گھنی پلکیں آنکھوں پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ صاف شفاف بدن، خوبصورت پنڈلیاں، بھرے بھرے بازو، وہ ملکہ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور 9 لڑکیاں چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے تھیں۔ حسن تو اس کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ساری زندگی اسی طرح سے بیٹھا اسے دیکھتا رہے۔ اتنے میں ملکہ نے لڑکیوں سے کہا، اب صبح ہو رہی ہے، آؤ چلیں، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ انہوں نے اپنے پر پہنے اور انہیں پھڑپھڑایا اور اڑنے لگیں اور ذرا سی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ حسن کو ایسا لگا کہ ان کے ساتھ اس کا سکون و اطمینان سب کچھ چلا گیا۔ وہ دیر تک وہاں ٹہلتا رہا لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا سوائے خاموشی اور سناٹے کے۔ حسن نیچے اترا اور چپ چاپ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ جب آنکھ بند کرتا
वही शक्ल सामने आ जाती। अब वो हर रोज़ रात को सीढ़ी पर चढ़ता, मगर वो परिंदे कहीं नज़र न आते। इस तरह कितने दिन और कितनी रातें गुजर गईं, उनका कहीं पता न था। हसन ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन शहज़ादियाँ आ गईं। गुलबर्ग दौड़ती हुई महल के अंदर पहुंची और हसन को ढूंढती हुई उसके पलंग के पास आई। क्या देखती है कि हसन सूख कर कांटा हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुलबर्ग घबरा कर उससे लिपट गई और रोते हुए बोली, मेरे प्यारे भैया, बताओ तुमको क्या तकलीफ़ है, मैं इसका इलाज करूँगी। हसन ने आंखें खोल कर देखा और अब तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इस पर गुलबर्ग की हालत और ख़राब हो गई। उसने कहा, मेरे भैया, मुझे सच सच बताओ, तुमको क्या तकलीफ़ है, ये तुमको क्या हो गया है। मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ का इलाज करूँगी। मुझे बताओ तो क्या बात है। मेरे भैया, हसन ने कहा, मेरी प्यारी बहन, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने ये मुसीबत खुद मोल ली है। इसका कोई इलाज नहीं। गलती मेरी है और मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। तुम मुझे अब मौत के पंजों से नहीं छुड़ा सकती। गुलबर्ग ने कहा, भैया हसन, ये तुम क्या कह रहे हो। मैं भी मर जाऊंगी। मुझे ये तो बताओ कि आखिर बात क्या है। तब हसन ने कहा, बहन, मैंने 10 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। और ये कहकर उसने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। हसन सोच रहा था वो ये सुनकर नाराज़ होगी कि उसके मना करने के बावजूद उस कमरे का दरवाज़ा क्यों खोला, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुई और उसने हसन को तसल्ली देते हुए कहा, मेरे भैया, अब तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मैं उस लड़की को हासिल करने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ करूँगी। तुम ज़रा भी फिक्र मत करो। बस अपने आंसू पोंछो और बिल्कुल पहले जैसे हो जाओ। बस मेरी शर्त ये है कि मेरी बात मेरी बहनों से भी मत कहना। वो अगर इस कमरे के बारे में पूछें तो कहना, मैं इस कमरे के बारे में कुछ नहीं जानता। वो अगर ये पूछें कि तुम इतने दुबले कैसे हो गए, तो कहना, तुम सबकी जुदाई में मेरा ये हाल हुआ है। खबरदार उनसे कोई ऐसी बात मत कहना जिससे उनको शक भी हो। अब जाकर हसन को इत्मीनान हुआ, वरना वो डर रहा था कि गुलबर्ग ज़रूर नाराज़ हो जाएगी। उसने कहा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। अब गुलबर्ग दौड़ती हुई गई और बहनों से बोली, हमारा भाई हसन बहुत बीमार है। उसने 10 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। वो दिन भर हमें और अपने माँ बाप को याद करता था और इसी गम में उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। अब सातों बहनें दौड़ी हुई गईं। उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया और अपने बाप के यहाँ के बहुत से दिलचस्प हालात सुना सुना कर उसे खुश किया और इस तरह हसन को अपनी हर सैर व तफरीह में शरीक किया। एक दिन सब बहनों ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। सब बहनें चली गईं और गुलबर्ग को वहाँ से हसन की देखभाल के लिए छोड़ दिया। फिर गुलबर्ग ने हसन से कहा, अब तुम बताओ कि तुमने उस लड़की को कहाँ देखा। गुलबर्ग ने दरवाज़ा खोला। वो दोनों छत पर पहुँचे। हसन ने वहाँ से महल के पास के तख्त की तरफ इशारा किया। यही वो जगह है जहाँ मैंने वो खूबसूरत लड़की देखी थी जिसके चारों तरफ 9 लड़कियाँ बैठी थीं। ये सुनना था कि गुलबर्ग का रंग पीला पड़ गया। वो घबरा गई। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया। जानते हो ये कौन थी। ये जिन्नात के शहंशाह की बेटी है। ये इतना बड़ा शहंशाह है कि मेरा बाप उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। वो यहाँ से हज़ारों मील के फासले पर रहता है। वहाँ तक तो इंसान का पहुँचना मुश्किल है। उसके महल के चारों तरफ इतना कड़ा पहरा है कि हवा का भी मुश्किल ही से गुज़र हो सकता है। वो लड़की जो तुमने देखी है, वो सबसे छोटी शहज़ादी है। उसका नाम नौबहार है। जब 14वीं का चांद चमकता है तो वो यहाँ अपनी सहेलियों के साथ आती है। उन परों की बदौलत ही वो उड़ती हुई यहाँ पहुँचती है। उसको हासिल करने का यही तरीका है कि तुम किसी तरह उसके परों वाले लिबादे को उठा लाओ। बस फिर वो उड़ ना सकेगी। तुम कहीं पास जाकर छुप जाओ। जैसे ही वो उतारे और नहाने के लिए उतरे, बस तुम उस पर कब्जा कर लो। इसके बाद वो कितना ही खुशामद करे, ये पर उसे मत देना। अगर तुमने दे दिया तो गोया ये समझो कि हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमारा नामो निशान भी बाकी ना रहेगा। इसके बाद तुम उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। फिर देखना कि वो किस तरह तुम्हारी हो जाती है। हसन इतना खुश हुआ कि नाचने लगा। उसने गुलबर्ग के हाथ चूमने शुरू कर दिए। इसके बाद दोनों नीचे उतरे। इत्तफाक से अगली रात 14वीं के चांद की रात थी। यही वो रात थी जब वो शहजादी और उसकी सहेलियां नहाने आती थीं।
हसन पहले ही से तख्त के पीछे जाकर छुप गया। ज़रा सी देर में इसी तरह 10 परिंदे फड़फड़ाते हुए उतरे। उन्होंने बाल और पर का लिबादा उतारा और नहर में नहाने और तैरने लगी। हसन ने चुपके से मौका पाकर शहज़ादी नौबहार का लिबास वहाँ से उठा लिया और छुपकर उसी जगह बैठ गया। जैसे ही शहज़ादी नौबहार वहाँ नहाकर आई तो समझ गई कि ज़रूर किसी ने यहाँ से उनके लिबासों को तितर बितर किया है। उसने जो गौर से देखा तो उसका अपना लिबास गायब था। अब तो वो खूब ज़ारो की तार रोने लगी। उसकी सहेलियों ने जो ये हाल देखा तो उन्होंने जल्दी से अपने अपने लिबादे उठाए और उन्हें पहनकर परिंदों की शक्ल इख्तियार की और फ़िज़ा में ये जा वो जा ज़रा सी देर में नज़र से ओझल हो गई। बेचारी शहज़ादी वहाँ अकेली रह गई। अब हुसन बाहर निकल आया। उसे देखकर शहज़ादी इसी हालत में भागी। उसके बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे। हसन ने बहुत रोकना चाहा मगर वो भागती चली गई। आखिर हसन ने उसका पीछा किया और आखिर में झपट कर उसके बालों को पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ अपने महल में ले आया। यहाँ आकर भी वो इसी तरह रोती चीखती रही। इतने में गुलबर्ग आ गई और शहज़ादी के कदमों में गिर पड़ी और बोली, शहज़ादी, ये हमारी किस्मत है कि आज आपके आने से हमारा महल जगमगा रहा है। शहज़ादी नौबहार ने जो नज़र उठाकर देखा तो गुलबर्ग को पहचान गई और बोली, अरे ये तुम हो गुलबर्ग, ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। तुमको मालूम है कि मेरा बाप कैसा है, ज़रा सी देर में तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता है। तुमने एक इंसान को महल में जगह दी है। अगर तुमने मदद ना की होती तो ये आदमी नहर तक नहीं पहुंच सकता था। तब गुलबर्ग ने कहा, शहज़ादी नौबहार, मैं जानती हूँ कि औरतों में तुम्हारी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये नौजवान भी ऐसा है जिसका जवाब मर्दों में नहीं है। उसकी नीयत हरगिज़ ये नहीं थी कि तुमको नुकसान पहुँचाए, बस ये तो तुम्हारी मोहब्बत का मारा था, इसीलिए बेकसूर है। उसने जिस दिन से तुमको देखा था उसके होशो हवास जाते रहे थे। उसने तुम्हारी सहेलियों में से बस तुमको पसंद किया था। नौबहार ने जब ये सुना तो खामोश हो गई और बेबसी से हसन को देखने लगी। अब गुलबर्ग ने जल्दी से बड़ा खूबसूरत लिबास पहनाया और उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया। जब वो खाना खा चुकी तो बोली, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं इस तरह अपने माँ बाप से बिछड़ जाऊँ। अब तो तकदीर के सामने हथियार डालने के अलावा चारा ही क्या है। अब गुलबर्ग हसन के पास गई और बोली, भैया, अब तुम नौबहार के पास जाओ। सबसे पहले उसके कदमों को छुओ और फिर उसके हाथों को चूमो और उसके बाद उसके सर को प्यार करो और उसके बाद उससे बात करना। हसन बड़ी तेज़ी से नौबहार के कमरे में गया। उसने वैसा ही किया जैसा कि गुलबर्ग ने कहा था। ऐ मेरी मलका, मुझसे नाराज़ मत हो, मेरे ऊपर रहम करो। मैं तुमको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं तो तुमसे शादी करूँगा और अपने वतन बसरा ले जाऊँगा। वहाँ मेरी एक बहुत अच्छी सी माँ है जो तुम्हारे साथ बेटियों का सा सलूक करेगी। मेरे घर में आराम व साइश का सारा इंतज़ाम है और तुमको एक से एक अच्छा खाना खिलाऊँगा। लेकिन शहज़ादी नौबहार की ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हसन ने बढ़कर दरवाज़ा खोला तो 6 बहनों को पाया जो शिकार से वापस आ गई थीं। उनके साथ वो शिकार था जिसे मार कर लाई थीं। हसन उनको देखकर मारे खुशी के नाचने लगा। वो भी हसन को इतना खुश देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने देखा कि हसन का चेहरा दमक रहा है, वो फिर पहले जैसा हो गया है और फिर हसन बार बार उनके हाथ पकड़ पकड़ कर चूम रहा था। वो सोचने लगी कि ज़रूर कोई बात है जो हसन आज बहुत खुश है। इतने में गुलबर्ग आ गई और बोली, अरे मैं तुमको असल बात बताऊं, हमारे भैया ने एक चिड़िया पाली है। तुम इसे किसी तरह ऐसा कर लो कि वो हमारी बात समझने लगे। बहनों ने कहा, तो इसमें क्या ख़ास बात है जो हसन इतना शर्मा रहा है। गुलबर्ग ने कहा, बहन, वो तो इतना इसलिए शर्मा रहा है कि उसे चिड़िया से बहुत मोहब्बत हो गई है। बहनों ने कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है। गुलबर्ग ने कहा, इधर आओ, मैं बात बताऊं। जब हम लोग यहाँ से गए हुए थे तो हसन को तमाम कमरों की कुंजियाँ दे गए थे और मना कर दिया था कि ये खाली वाला कमरा मत खोलना। इत्तेफाक की बात यह है कि उसे वो कमरा याद नहीं रहा और उसने गलती से वो कमरा खोल लिया। और ये कहकर गुलबर्ग ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, खैर जो कुछ हुआ इसमें हसन का कसूर नहीं, अलबत्ता हमारे भाई की पसंद बहुत अच्छी है। इसके बाद उन्होंने कहा, अगर ये बात है तो हम भी उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों से देखें। हसन और गुलबर्ग उन्हें लेकर उस कमरे में गए जहाँ शहज़ादी नूरबहार बैठी थी।
शहजादी को देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में चांद जगमगा रहा है। अब तो वो बहुत खुश हुई और बोलीं, शहजादी मुबारक हो, हमारा भाई सचमुच तुम्हारे लायक है। इतना खूबसूरत और ऐसा प्यारा और भोला नेक आदमी इंसानों की बरादरी में मुश्किल से मिलता है। हमें यकीन है कि तुम्हारी ज़िंदगी बड़े मज़े में गुजरेगी। आओ हम अल्लाह का नाम लेकर तुम दोनों की शादी कर दें। ये कहकर वो सब बहनें दोनों को एक दूसरे के करीब लाईं। गुलबर्ग ने हसन का हाथ नौबहार के हाथों में दिया और बोली, मैं आज खुदा और उसके रसूल का नाम लेकर तुम दोनों को एक दूसरे का शोहर और बीवी होने का ऐलान करती हूँ। उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे को कबूल करोगे। ये सुनकर दोनों ने सर हिलाया और मुस्कुराकर शर्मा गए। अब तो सब ने खूब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं और खूब मज़े मज़े के गाने गाने लगीं। इसके बाद तो नौबहार बहुत खुश हुई और वो भी हसन से मोहब्बत करने लगी और हर वक्त साई की तरह उसके साथ रहती। इस तरह वो 40 दिन तक एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते रहे कि अचानक एक रात को हसन ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा कि वो सहन में एक कब्र के पास बैठी रो रही है। ये कब्र उसने हसन की बना रखी है। हसन ये मंजर देखकर सोते में ही चीख चीख कर रोने लगा। सातों बहनें दौड़ पड़ी, हर एक घबरा गई। गुलबर्ग ने शहजादी नौबहार से पूछा, आखिर क्या बात है, हसन क्यों इस तरह रो रहा है? पहले तो कभी सोते में ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो सो रही थी कि उनकी चीख से उठ गई, मुझे भी कुछ मालूम नहीं। तब उन्होंने हसन को झंझोड़ा। गुलबर्ग ने उसको उठाकर अपने सीने से लगाया और तसल्ली देते हुए पूछा, तो हसन ने अपने ख्वाब का सारा हाल सुनाया। ये सुनकर गुलबर्ग भी बहुत रोई। इसके बाद सब बहनों ने कहा, भाई अगर तुम अपने घर जाना चाहो तो शौक़ से जाओ, अलबत्ता हमारी इतनी दरख्वास्त है कि हमको कभी ना भूलना और अगर हो सके तो साल में एक बार ज़रूर यहाँ आना और कुछ दिन हमारे साथ रहना। अब सब बहनों ने हसन का सामान ठीक करना शुरू कर दिया। गुलबर्ग का बुरा हाल था क्योंकि वो हसन को ज़रा सी देर के लिए भी अपनी नज़र से ओझल होने नहीं देती थी। हसन ने उसे तसल्ली दी और कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि साल में एक बार ज़रूर तुम्हारे पास आया करूँगा। इसके बाद बहनों ने पूछा, भाई ये तो बताओ कि तुम यहाँ से कैसे जाओगे? हसन ने कहा, मेरे पास बहराम जादूगर का एक ढोल है जिस पर मुर्गे की खाल मुड़ी हुई है, अलबत्ता मुझे ये नहीं मालूम कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हसन ने वो ढोल लाकर दिखाया और गुलबर्ग ने उसे अपनी गोद में लेकर हाथों के इशारे से बताया कि किस तरह इसको बजाया जाता है। हसन ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने ढोल बजाया, देखते क्या है कि बहुत से घोड़े, ऊंट और खच्चर एक कतार में आकर खड़े हो गए। सातों बहनों ने उनमें से बेहतरीन जानवर चुन लिए और उन्होंने अपने पास बेहतरीन किस्म के साजो सामान से उनको लाद दिया। एक से एक कीमती जेवरात तोहफे के तौर पर पेश किए। घोड़ों पर तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें ला दी और बड़े शहाना अंदाज से उनको रुखसत किया। इस वक्त गुलबर्ग की हालत बहुत ख़राब थी। उसका रोते रोते बुरा हाल हो गया था। उसकी बहनों ने उसे बहुत तसल्ली दी कि बहन ज़्यादा परेशान मत हो, हमारा भाई आता रहेगा। इस तरह ये काफ़िला हवाओं पर से गुजरता हुआ ज़रा सी देर में बसरा में पहुंच गया। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उस वक्त हसन की माँ उसको याद करके चीख चीख कर रो रही थी। दरवाज़े की दस्तक सुनकर वो आई और बोली, मेरा बेटा, और फिर फ़ौरन बेहोश होकर गिर पड़ी। हसन और नौबहार ने उसको बढ़कर उठाया और ले जाकर बिस्तर पर लिटाया और पंखा झलना शुरू कर दिया। ज़रा सी देर में उसे होश आ गया तो हसन ने कहा, माँ मेरी तरफ देखो, ये मेरी बीवी है और तुम्हारी बहू भी है और बेटी भी, ये तुम्हारी खिदमत करेगी। अब तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म हो गईं। हसन की माँ ने अपनी बहू को बढ़कर सीने से लगा लिया और बहुत प्यार किया। हसन ने उसको अपना सारा हाल सुनाया। फिर वो जल्दी से बाज़ार गईं, वहाँ से बेहतरीन रेशम के कपड़े ख़रीद कर लाई और अपनी बहू को पहनाकर बेहद खुश हुई। इसके बाद उसने बहुत मज़ेदार खाना पकाया और बोली, अब मेरे घर में मेरी बहू आ गई तो गोया सब कुछ आ गया। इस तरह 1-2 रोज़ गुजर गए। एक दिन उसने हसन से कहा, बेटा अब हमारे लिए बसरा में रहना ठीक नहीं है। मेरी राय है कि हम लोग बगदाद चलें और हारून रशीद के साए में रहें, वरना यहाँ के लोग हमारी दौलत को शक व शुबा से देखेंगे। हसन को यह राय बहुत पसंद आई। उसने अपने घर का सब सामान बेचा और फिर अपना ढोल बजाया। ढोल का बजना था कि ऊँट, घोड़े, खच्चर सबके सब कतार बांधे खड़े थे।
حسن نے ان میں سے اچھے اچھے جانوروں کو لیا، باقی کو رخصت کیا اور پھر وہاں سے ضروری سامان لاد کر ماں اور بیوی کے ساتھ بغداد کو روانہ ہو گیا۔ بغداد پہنچ کر حسن نے اپنے لیے ایک بڑا شاندار محل لیا، اس کو خوب اچھی طرح سجایا، بہت ملازم رکھے اور رئیسوں کی طرح وہاں رہنے لگا۔ اب تو ان کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی۔ شہزادی نوبہار بہت خوش تھی۔ ایک دن ان کے یہاں 2 بڑے خوبصورت جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ حسن نے ان کے نام رکھے منصور اور ناصر۔ اس طرح انہیں بغداد میں رہتے رہتے 1 سال ہو گیا۔ ایک دن حسن کو اپنی وہ 7 بہنیں یاد آئیں۔ گلبرگ سے اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے بازار سے جا کر طرح طرح کی قیمتی تحفے خریدے اور ماں سے کہا کہ میں چند روز کے لیے اپنی بہنوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ تم نوبہار کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے۔ گھر کی تمام کھڑکیاں بند رکھنا، کوٹھے پر بھی مت چڑھنے دینا۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، اس مکان کی پچھلی کوٹری میں رنگین پروں کا ایک لباس ہے، اسے کسی طرح بھی نوبہار کو مت دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو اس کو دیکھ کر وہ پھر پرندہ بننے کی خواہش کرے۔ اگر ایسا ہوا تو گویا میری زندگی تباہ ہو جائے گی، تم مجھے ہرگز زندہ نہ پاؤ گی۔ حسن کی ماں نے کہا، بیٹا تم مجھ پر بھروسہ کرو، جیسا تم نے کہا ویسا ہی ہوگا، بس تم جلدی واپس آنا۔ اس طرح حسن نے پھر بیوی اور دونوں بچوں کو بہت پیار کیا۔ پھر اس نے ڈھول بجایا، جانور اسی طرح آ گئے۔ حسن نے چند گھوڑوں کو چنا اور تمام سامان اکٹھا کیا اور پھر اسی طرح ہوا پر اڑتا ہوا آن کی آن میں اس محل میں پہنچ گیا جہاں اس کی 7 بہنیں رہتی تھیں۔ جیسے ہی وہ محل میں اترا، شہزادیوں نے دیکھا تو مارے خوشی کے پھول ہی نہ سمائیں۔ شہزادی گلبرگ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، وہ تو دیوانی ہو رہی تھی، ذرا سی دیر میں آ کر بلائیں لیتی۔ ادھر بغداد میں اس کی ماں اور بیوی بچے بڑے مزے میں رہ رہے تھے۔ 2 روز بعد نوبہار نے اماں سے کہا، اماں مجھے کتنے دن ہو گئے، میں نہا نہیں سکی، میں چاہتی ہوں کہ حمام میں جا کر نہاؤں۔ اس کی ساس نے کہا، بیٹی میں تیرے نہانے کا انتظام کیے دیتی ہوں، تو باہر مت جا، اس لیے کہ تیرے ساتھ کون جائے گا، میں بڑھیا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ میں حمام تک جا سکوں، گھر میں نہانے کا سارا سامان موجود ہے، میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے نہلا دوں گی۔ لیکن نوبہار کو تو ضد چڑھ گئی، وہ بھلا کب ماننے والی تھی۔ بولی، ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ عورتوں کو حمام جانے کی پابندی لگی ہو؟ اگر کوئی شخص کسی کنیز باندی پر بھی یہ پابندی لگا دے تو وہ بھی کہے گی کہ مجھے اور کسی کے ہاتھ بیچ دو، میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ عورت پر سختی کرنا چاہیے تو یہ اس کی بیوقوفی ہے، اور یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ اگر عورت کسی بات کو طے کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اگر تم کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو میرے لیے مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چیخ کر رونے لگی۔ یہ سن کر حسن کی ماں گھبرا گئی۔ اس نے سوچا کہ اب اس کو روکنا مشکل ہے۔ اس نے کہا، بیٹی آؤ چلو، میں ہی تم کو حمام تک لے چلوں۔ اس کے بعد وہ اسے حمام میں لے گئیں۔ جب وہ حمام میں داخل ہوئیں تو حمام کی تمام عورتیں بھونچکا رہ گئیں۔ انہوں نے اتنی خوبصورت عورت اس سے پہلے کہاں دیکھی تھی، اور جب اس نے نہانے کے لیے کپڑے اتارے تو گویا سارا حمام جگمگانے لگا۔ ہر طرف شور مچ گیا اور ذرا سی دیر میں اسے دیکھنے کے لیے ایک بھیڑ لگ گئی، کیونکہ ایسی عورت اس سے پہلے کہاں آئی تھی۔ ان عورتوں میں خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کی ایک لونڈی بھی تھی۔ اس نے جو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ جب نہانے کے بعد نوبہار اپنی ساس کے ساتھ واپس جانے لگی تو یہ لونڈی بھی ان کے پیچھے پیچھے گھر تک گئی، لیکن حسن کے گھر پر پہرا دیکھ کر اس کے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ واپس محل میں آ گئی۔ جب ملکہ زبیدہ نے اسے دیکھا تو اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ملکہ نے پوچھا، یہ کیا بات ہے جو اتنی گھبرا رہی ہے؟ لونڈی نے کہا، ملکہ میں کیا بتاؤں، میں نے حمام میں کیا دیکھا۔ ملکہ بے چین ہو گئی اور اس نے کہا، جلدی بتا کہ وہاں کون سی چیز تھی جو تیرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ لونڈی نے کہا، میں اس کا نام نہیں جانتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ ایسی خوبصورت لڑکی سارے بغداد میں نہیں ہے۔ میں نے حمام میں سنا ہے کہ یہ بصرہ کے حسن سوداگر کی بیوی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر خلیفہ اس کو دیکھ لیں تو یقین ہے کہ اس کے شوہر کو مروا کر اسے اپنے محل میں لے آئیں گے۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کی نظر اس کے چہرے سے نہ ہٹے۔ ملکہ نے کہا، تو خواب تو نہیں دیکھ کر آئی جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے؟ لونڈی نے کہا، ملکہ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے؟ اگر کوئی سورج کو چراغ لے کر بھی ڈھونڈے
तो ऐसी लड़की कहीं नज़र ना आए। ज़ुबैदा ने कहा, मैं खुद अपनी आंख से उसे देखूंगी, तब मुझे यकीन आएगा कि तू सच कह रही है। ये कहकर मलका ने अपने चौकीदार मसरूर को बुलाया और कहा, इस लौंडी के साथ जाओ और जिस मकान को ये बताए वहाँ हसन सौदागर की बीवी रहती है, उसे यहाँ लेकर आओ। मसरूर उसी वक्त दौड़ता हुआ हसन के महल में पहुँचा। उसकी माँ महल के दरवाजे पर आई और बोली, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मसरूर ने कहा, मैं शाही महल से आया हूँ, मुझे मलका ज़ुबैदा ने भेजा है, जो खलीफा हारून रशीद की बीवी है। मैं उस लड़की को लेने के लिए आया हूँ जो हमाम में नहा कर आई है। मलका उससे मिलना चाहती है। हसन की माँ ने कहा, हम लोग यहाँ परदेसी हैं और मेरा बेटा हसन सफ़र पर गया हुआ है। उसने जाते वक्त ये कहा था कि ये लड़की घर से बाहर ना निकले। मुझे डर है कि अगर कहीं ये बाहर जाएगी तो इस पर ज़रूर कोई ना कोई आफत आएगी और मेरा बेटा इसी गम में अपनी जान खो देगा। इसीलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि तुम हमें मुआफ़ करो। मसरूर ने कहा, अच्छी माँ, तुम घबराओ मत, हमारी मलका बहुत अच्छी हैं, वो सिर्फ तुम्हारी बहू को एक नज़र देखेंगी और फिर तुम्हारी बहू को मैं यहाँ खैरियत के साथ पहुँचा दूँगा। उसे किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचेगा। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हसन की माँ ने देखा कि अब बचने की कोई सूरत नहीं है तो वो अंदर गई और उसने अपनी बहू और दोनों बच्चों को अच्छी तरह से तैयार किया और फिर मसरूर के साथ निकली। नौबहार ने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया था। हसन की माँ दोनों बच्चों को गोद में लिए पीछे पीछे चल रही थी। इस तरह वो खलीफा के महल में दाखिल हुए। उनको मलका ज़ुबैदा की खिदमत में लाए। ज़ुबैदा ने कहा, आओ बेटी, मेरे करीब आओ, इस घर में इस वक्त कोई मर्द नहीं है, तुम इत्मीनान से अपना नकाब उल्ट सकती हो। ज़ुबैदा के कहते ही नौबहार ने अपना नकाब उल्टा और ऐसा लगा कि जैसे चांद बादलों में से निकल आया है, जैसे एकदम से आबशार फूट पड़ा हो, जैसे एकदम से बाग में फूल खिल गया हो। ज़ुबैदा ने जो उसे देखा तो वो भूंचकर रह गई। लौंडी सच कहती थी, ऐसी सूरत तो सूरज की किरणों ने भी ना देखी होगी। वो दौड़कर नौबहार से लिपट गई और उसे लिपटा लिपटा कर रोने लगी और बोली, मेरी लौंडी ने तो फिर भी तेरी खूबसूरती के लिए सही अल्फाज नहीं ढूंढे थे। तुम तो हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे यकीन है कि तुम नाचना भी जानती होगी। तुम जानती हो कि जिस्म की असल खूबसूरती नाचने से ही ज़ाहिर होती है। मुझे तुम अपना नाच दिखाओ। तो नौबहार ने कहा, मुझे नाचना नहीं आता, मैंने इस फ़न की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता मुझे इससे ज़्यादा हैरत में डालने वाला काम आता है, और वो ये कि मैं परिंदों की तरह उड़ सकती हूँ। अरे तुम उड़ सकती हो, ये तो सचमुच का जादू है। तुम्हारे जिस्म को देखकर ही ये ख्याल होता है कि तुम राजहंस का सा बदन रखती हो। मैं ये तमाशा ज़रूर देखूंगी कि बगैर परों के कैसे उड़ा जाता है। मलका ने हैरत से जवाब दिया। नौबहार ने कहा, बगैर परों के नहीं, मेरे पास पर नहीं हैं, ये पर मेरी सास के पास रखे हैं। अगर ये दे दें तो मैं उड़कर दिखाऊं। ये सुनकर तो बुढ़िया कांपने लगी। ये सब कुछ क्या हो गया? मलका ज़ुबैदा ने कहा, बड़ी भी, जल्दी से वो परों का लिबादा लेकर आओ ताकि हम सब ये खेल देखें। हसन की माँ ने कहा, मलका, ये लड़की आपका रौब दाब देखकर घबरा गई है और बहकी बहकी बातें कर रही है, वरना कहीं आपने भी सुना है कि कोई इंसान हवा में उड़ सकता है? अल्लाह ने सिर्फ ये ताकत परिंदों को दी है। लेकिन नौबहार ने कहा, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहती हूँ मलका साहिबा, मेरे वो पर महल के एक कमरे में बंद हैं। ज़ुबैदा ने फ़ौरन अपने हाथों से सोने का एक जुड़वा कंगन उतारकर बुढ़िया को देकर कहा, बड़ी भी, जाओ, जाकर किसी तरह वो लिबादा लेकर आओ। मैं उसे देखकर तुमको जूं का त्यों वापस कर दूंगी। लेकिन फिर भी बुढ़िया उसके लिए तैयार ना हुई। तब मलका ने मसरूर को बुलाया और उससे कहा कि जाओ, हसन के महल की तलाशी लो और जहाँ कहीं भी वो अजीबोगरीब लिबादा हो उसे लेकर यहाँ आओ। मलका ने बुढ़िया से उसके महल की कुंजियाँ लेकर मसरूर के हवाले की। मसरूर ने सारे महल की तलाशी ली और आखिर एक कोठरी में लिबादा मिल गया जो एक संदूक में रखा हुआ था। मसरूर ने उसे लाकर मलका के सामने डाल दिया। मलका ने उसे गौर से देखा और उसे लेकर नौबहार को दे दिया। नौबहार ने उसे अच्छी तरह देखा और जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने बड़ी एहतियात से उड़ा। जैसे ही उसे उड़ा तो ऐसा लगा जैसे वो इंसान ना हो बल्कि एक सफ़ेद परिंदा। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर बिठाया और फड़फड़ाते एक लम्हा में ये जा वो जा हवा में उड़ने लगी और वहीं से चिल्लाई, खुदा हाफिज़, अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, और याद रखो जाने वाले कभी नहीं आते। ज़ुबैदा ने कहा, नौबहार, वापस आ जाओ, आ जाओ। नौबहार ने उड़ते हुए अपनी सास से कहा, मेरी प्यारी माँ, मैं जा रही हूँ
اور میرا جانا تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن کیا کروں، میں اس لبادے کو اوڑھنے کے بعد قابو میں نہیں رہتی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ خبر سن کر حسن کا کتنا برا حال ہوگا، لیکن میں مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ اب تو حسن مجھ کو واق واق کے جزیرے میں ہی پا سکتا ہے۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر نوبہار بڑی تیزی کے ساتھ اوپر اڑتی ہوئی فضا میں غائب ہو گئیں اور گڑیا دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ ملکہ زبیدہ نے تسلی دے کر کہا، بڑی بی، اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو میں ہرگز یہ ضد نہ کرتی۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے بیٹے کی بیوی ایک پری ہے۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں کہ میری بدولت تم یہ دن دیکھنا پڑا۔ حسن کی ماں نے کہا، ملکہ، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، میری قسمت ہی ایسی ہے۔ ہر آدمی اپنی تقدیر اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، اس لیے کوئی کر بھی کیا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھسٹتی اور روتی ہوئی اپنے محل میں آئی۔ وہاں اس نے 3 قبریں بنائیں، ایک بڑی اور 2 چھوٹی۔ اب وہ دن بھر اپنی بہو اور پوتوں کے لیے روتی رہتی۔ ادھر حسن جب 7 شہزادیوں کے پاس پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، خاص طور پر چھوٹی بہن گلبرگ تو پھولی نہیں سمائی۔ اس نے بڑی خاطر مدارت کی اور 3 مہینے تک حسن کو اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد جب حسن نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے وہی ڈھول بجایا۔ اسی طرح وہ تمام جانور آ گئے۔ حسن نے ان میں سے 10 اچھے جانوروں کو لیا اور باقی کو واپس کر دیا۔ اب ان 7 بہنوں نے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے اور اس کے بعد دوسرے سامان لادے۔ اس طرح وہ اتنے ساز و سامان کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہوا اور خیریت سے اپنے گھر پہنچا۔ جلدی سامان اتار کر جانوروں کو رخصت کیا۔ جب محل کے اندر داخل ہوا تو وہاں سناٹا پایا۔ اس نے نوبہار اور دونوں بچوں کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملے۔ وہ دوڑا ہوا پچھلے کمرے میں گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہ صندوق کھلا پڑا ہے جس میں پروں کا لباس رکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر تو وہ گھبرا گیا۔ تیزی سے ماں کے پاس پہنچا۔ اس نے بیوی اور بچوں کا حال پوچھا۔ اس کی ماں زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آخر ماں نے شروع سے آخر تک سارا واقعہ سنایا۔ یہ سننا تھا کہ حسن بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے ہوش آ گیا، لیکن وہ دن رات روتا رہتا، نہ کچھ کھاتا نہ پیتا۔ آخر ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اس طرح رونے سے کیا فائدہ؟ اب ایک امید رہ گئی ہے کہ نوبہار نے مجھ سے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ اگر حسن آئے اور مجھ سے ملنا چاہے تو کہنا کہ جزیرہ واق واق میں ملوں گی۔ اس نے بغداد کے لوگوں سے جزیرہ واق واق کے بارے میں پوچھا، مگر اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر وہ مایوس ہو کر گھر آ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ پھر ایک دم سے اسے خیال آیا اور اس نے اپنی ماں سے کہا، میں اپنی 7 بہنوں کے پاس جاتا ہوں، اب وہی میری مدد کریں گی۔ یہ سوچتے ہی اس نے وہ ڈھول نکالا اور بجایا۔ اس طرح گھوڑے پر بیٹھ کر ذرا سی دیر میں بادلوں کے پہاڑ پر پہنچا جہاں وہ 7 بہنیں رہتی تھیں۔ ان 7 بہنوں نے جو اسے پھر واپس آتے دیکھا تو حیران رہ گئیں، لیکن خوش بھی بہت ہوئیں۔ جب گلبرگ نے حسن کو گلے لگایا تو حسن اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا اور چیخ کر رونے لگا۔ وہ اسے محل کے اندر لے گئیں۔ جب اسے ذرا سکون ہوا تو پھر اس نے اپنی ساری مصیبت کا حال سنایا اور کہا، میں تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جزیرہ واق واق کہاں ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب بہنیں سناٹے میں آ گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ آخر ایک ساتھ بولیں، میرے بھائی، اگر تم کو ہاتھ اٹھا کر آسمان کو چھونا ہو تو یہ جزیرہ واق واق تک پہنچنے کے مقابلہ میں زیادہ آسان ہوگا۔ اب تو حسن کی حالت اور خراب ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے جیسے آنسو کی ندیاں بہنے لگیں۔ سب بہنیں تسلی دینے لگیں۔ تب گلبرگ نے کہا، میرے بھائی صبر کرو، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ تم اپنے آنسو پونچھو، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی اور تم کو تمہارے بچوں سے ملا کر دم لوں گی۔ مجھے تو اب یہ خیال آ رہا ہے کہ پروں کے اس لباس کو میں نے اسی وقت کیوں نہ جلا دیا۔ ساری مصیبت اسی کی لائی ہوئی ہے، لیکن تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے۔ اب گلبرگ اپنی بہنوں کے قدموں پر گر پڑی اور بولی، میری پیاری بہنوں، اس جزیرہ واق واق کا پتہ لگانے میں تم سب اس کی مدد کرو۔ ان سب نے عہد کیا کہ ہم ضرور حسن کی مدد کریں گے۔ ان 7 بہنوں کا ایک چچا تھا، اس کا نام تھا عبدالقدوس۔ وہ سب سے بڑی بہن سے بہت پیار کرتا تھا اور سال میں ایک بار اس کو دیکھنے کے لیے ضرور آتا تھا۔ پچھلی بار جب وہ آیا تو اس نے بڑی بہن کو تھیلی دی، اس میں کوئی سفوف تھا۔ عبدالقدوس نے کہا، بیٹی، جب تم کو کوئی پریشانی ہو تو ذرا سا سفوف کو آگ میں ڈال دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ چنانچہ جب گلبرگ نے رو رو کر بہنوں سے مدد کے لیے کہا تو بڑی بہن بولی، گلبرگ، میرے کمرے سے وہ سفوف کی تھیلی لاؤ جو مجھے چچا نے دی تھی۔ گلبرگ نے وہ تھیلی لا کر دی۔
बड़ी बहन ने उसमें से ज़रा सा सफ़ूफ निकाला और आग पर डाला। ज़रा सी देर में धुआं सा उठा और अब्दुल कद्दूस एक सफ़ेद हाथी पर बैठा हुआ वहाँ पहुँचा और बोला, मेरी बेटी कहाँ है? उसने मुझे क्यों याद किया है? बड़ी बहन ने बड़े अदब से सलाम किया और कहा, आपको आए हुए साल भर हो गया था। आपको देखने को बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको याद किया है। अब्दुल कद्दूस ने कहा, मैं कल आने वाला था, लेकिन तुम्हारे याद करने से आज ही आ गया। लेकिन मुझसे कोई बात मत छुपाना, अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तब बड़ी बहन ने हसन का सारा हाल बयान किया और कहा, अब आप किसी तरह हमारे भाई हसन को जजीरा वाकवाक तक पहुँचा दीजिए। ये सुनते ही चचा अब्दुल कद्दूस ने अपनी उंगली दांतों में दबा ली और चुपचाप बैठ गया। वो ज़रा सी देर इसी तरह बैठा रहा। फिर उसने कहा, तुम अपने भाई से कहो कि अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। जजीरा वाकवाक पर पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सुनकर सब बहनें खामोश हो गईं। गुलबर्ग बाहर गई और हसन को लेकर अंदर आ गई और बोली, अच्छे चचा, आप खुद मेरे भाई हसन को समझा दीजिए, शायद आपकी बात का असर हो। जब हसन शेख के सामने आया तो पहले उसने शेख के हाथों को अदब से चूमा और फिर उसके सामने बैठ गया। शेख ने कहा, मेरे बेटे, जजीरा वाकवाक जाने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि अगर जिन्नात भी तुम्हारी मदद करें, सितारे और सियारे तुम्हारा साथ दें, तब भी तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ से जजीरा का फासला 7 समुंदर, 7 पहाड़ और 7 वादियाँ हैं, और ये ज़मीन के दूसरे कोने पर है। वहाँ तक इंसान हरगिज़ नहीं पहुँच सकता। मेरी तो राय है कि तुम अपने घर चले जाओ या फिर अपनी बहनों के साथ बादलों के पहाड़ पर रहो। जैसे ही हसन ने ये सुना, उसने बड़े ज़ोर की चीख मारी और ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका ये हाल देखकर सातों बहनें रोने लगीं। फिर गुलबर्ग ने उसका सर उठाकर अपने पैरों पर रख लिया। जब उसे होश आया तो वो फिर रोने लगा और सातों बहनों का भी बुरा हाल हो गया। ये देखकर शेख ने कहा, अच्छा, तुम सब खामोश हो जाओ। सब बहनें खामोश हो गईं तो शेख ने कहा, मेरे बेटे, अब रो चुके, हिम्मत से काम लो, अल्लाह मदद करेगा। देखो, तुम्हारी मदद के लिए कोई तरकीब सोचता हूँ, आओ मेरे साथ चलो। हसन की जान में जान आई, उठ खड़ा हुआ। वो बहनों से रुखसत हुआ। उसने गुलबर्ग को प्यार किया। शेख ने हसन को सफ़ेद हाथी पर अपने साथ बिठाया। उसने आहिस्ता से हाथी के कान में कुछ कहा। इतने में क्या देखते हैं कि हाथी हवा में उड़ने लगा। उसकी रफ्तार आंधी और तूफान से ज़्यादा तेज़ थी। वो 3 दिन और 3 रातें बराबर इसी रफ्तार के साथ उड़ता रहा, यहाँ तक कि एक नीले पहाड़ के एक नीली चोटी पर पहुँचा। उस चोटी पर एक बड़ा सा गार था, जिस पर एक लोहे का दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। इतने में एक हबशी गुलाम तलवार खींचे हुए निकला। उसने शेख को देखकर तलवार नीचे कर ली और शेख को हाथ चूमा और अपने साथ लेकर गार के अंदर आ गया। हसन भी पीछे पीछे था। इस तरह वो तकरीबन 2 मील पैदल गए होंगे। एक बहुत बड़ा किला नजर आया। उसका फाटक सोने का था। शेख ने हसन से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं आता हूँ। 1 घंटे के बाद वो आया तो उसके साथ एक नीला घोड़ा था। उसने हसन को बिठाया और फाटक के अंदर दाखिल हुए। एक बड़ा ज़बरदस्त मैदान नजर आया। शेख ने कहा कि मेरे बेटे, अब भी वक्त है, तुम चाहो तो बादलों के पहाड़ पर जाकर अपनी बहनों के साथ रहो, वरना जजीरा वाकवाक तक पहुंचने के लिए तुमको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हसन ने जवाब दिया, मेरे मेहरबान चचा, मैं आपका ये एहसान कभी ना भूलूंगा, लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों को पाने के लिए हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूँ। शेख ने जब देखा कि अब भी हसन अपने इरादे पर जमा हुआ है, तो उसने एक ख़त लिखकर उसको दिया और कहा, इस ख़त को अपने पास रखो। ये घोड़ा तुमको काले पहाड़ की काली चोटी पर ले जाएगा और काले गार के सामने तुमको उतारेगा। तुम घोड़े को अंदर जाने देना और खुद बाहर इंतज़ार करना। इस तरह 6 दिन गुजर जाएंगे। 6ठे दिन एक बूढ़ा निकलेगा जो सर से पैर तक काला होगा। बस उसकी दाढ़ी सफ़ेद होगी और ये दाढ़ी उसके घुटनों तक लटकी हुई होगी। तुम उसके हाथों को चूमना और फिर मेरा ये ख़त देना। ये मेरे आका शेख अली हैं और वही तुम्हारी मदद कर सकेंगे। वो ख़त लेकर अंदर चले गए। तुम फिर 5 रोज़ तक इंतज़ार करना। 6ठे रोज़ अगर वो फिर आ गए तो समझो कि तुम्हारा काम बन गया। लेकिन अगर कोई गुलाम आए तो तुझे मारने का इरादा करे तो फिर जान ले कि तेरी जान खतरे में है। लेकिन क्या कीजिए कि जो लोग बड़े कामों और बड़े मकसद को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनको खतरों का सामना तो करना ही पड़ता है। अगर तू इस खतरे से बचना चाहे तो अब भी वक्त है कि तू वापस जा सकता है। अब भी देर नहीं हुई है।
हसन ने कहा, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ा हूँ उससे पीछे नहीं हट सकता। जब शेख ने देखा कि हसन अपने इरादे का पक्का है तो उसे खुदा हाफिज कहकर रुखसत हो गया। ये घोड़ा तीर की तरह उड़ता चला जा रहा था। इस तरह 10 रोज़ तक ये घोड़ा हवा में इसी रफ्तार के साथ उड़ता रहा, यहाँ तक कि काले पहाड़ों का एक सिलसिला नजर आया। ये घोड़ा काली चोटी पर पहुंचकर उतरा। क्या देखते हैं कि बहुत से काले काले घोड़े दौड़ते हुए आए और अपने मुंह नीले घोड़े से रगड़ने लगे, लेकिन ये घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, यहाँ तक कि गार के दरवाजे पर पहुंचा। वहाँ हसन उतर गया। घोड़ा अंदर दाखिल हुआ, हसन बाहर रह गया। 5 रोज़ तक हसन इंतज़ार करता रहा। छठे दिन उस गार में से एक बूढ़ा आदमी निकला जो खुद भी काला था और काला लिबास पहने था। उसकी दाढ़ी देखकर हसन पहचान गया। उसके हाथ को चूमा और कदमों पर गिर पड़ा, फिर ज़ारों की तार रोने लगा। बूढ़े ने हसन को उठाया और पूछा, क्या बात है, अपना मकसद बयान करो। हसन ने वो खत बूढ़े को दिया। वो खत लेकर अंदर चला गया। 5 रोज़ इसी तरह गुजर गए। छठे रोज़ ये बूढ़ा फिर निकला। इस बार वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। उसने हसन को इशारा किया और हसन उसके पीछे पीछे हो लिया। अब वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे में हीरे जवाहरात की पचीकारी थी। कमरे के चारों कोनों में 4 जरी दरख्त बिछे हुए थे और उन पर 4 दरवेश बैठे हुए थे। उनके सामने किताबें खुली हुई थीं और उनके शागिर्द बैठे हुए थे जो किताबें पढ़ रहे थे। सफ़ेद रीश बूढ़े को देखकर सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। शेख अली ने हसन से कहा कि अपनी दास्तान इनसे बयान करो। हसन पहले तो बहुत रोया, उसकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। फिर उसने बहराम जादूगर के बसरा आने, उसको अपने साथ बादलों के पहाड़ पर ले जाने और उसके मारे जाने, महल में 7 बहनों से मिलने, शहजादी नौबहार को देखने, उसको हासिल करने, अपने साथ बसरा और बगदाद ले जाने और फिर अपने पीछे नौबहार के दोनों बच्चों समेत उड़ जाने का सारा हाल सुनाया। उन दरवेशों ने कहा, अरे ये तो वही है जिसे बहराम जादूगर ऊँट की खाल में रख कर ले गया था और फिर उसने बदमाश जादूगर को बादलों के पहाड़ के नीचे गिराकर मार दिया था। ऐ शेख, ये आपकी हमदर्दी और रहम का मुस्तहिक है कि उसकी बीवी और बच्चे उसे अलग हो गए हैं, उसको मिला दीजिए। शेख अली ने कहा, मेरे अजीज़ों, ये सच है, लेकिन तुम खुद जानते हो कि जजीरा वाक वाक तक पहुंचना कितना मुश्किल है, ख़ास तौर पर जहां कदम कदम पर पहरा है, और मैंने कसम खाई है कि जजीरा वाक वाक पर कदम न रखूँगा और ना वहाँ के मामले में दखल दूँगा। उन दरवेशों ने एक आवाज़ से कहा, ऐ शेख, आप सच कहते हैं, लेकिन ये नौजवान मोहब्बत करता है, अपने बीवी बच्चों से बिछड़ा हुआ है। उसे हमारे साथी और आपके शागिर्द अब्दुल कदूस ने भेजा है। उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हसन फ़ौरन शेख अली के कदमों पर गिर पड़ा और ज़ारों की तार रोने लगा। उसने शेख का दामन थाम लिया। शेख पर बहुत असर हुआ और उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं इसकी मदद करूँगा। मैंने ऐसा नौजवान कभी नहीं देखा जो अपनी धुन का इतना पक्का हो। ये सुनना था कि सब लोग खुश हो गए। हसन भी बहुत खुश हुआ। शेख अली ने ज़रा सा सर झुकाकर सोचा और फिर बोला, सबसे पहले तुमको एक चीज़ देता हूँ जिससे तुम खतरे से बचे रहोगे। ये कहकर उसने दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और हसन को देकर कहा, अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इस बाल को आग में डाल देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद शेख अली ने इशारा किया जैसे किसी को बुला रहे हों। एक जिन सामने आया। शेख ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम धनेश इब्ने फुक्तश है। अली ने उसके कान में कुछ कहा और फिर हसन से बोला, तुम धनेश इब्ने फुक्तश की पीठ पर सवार हो जाओ। ये तुम्हें बादलों में से लेता हुआ जाएगा और फिर सफ़ेद काफूर की सरजमीन पर पहुंचा देगा। यहाँ पहुंचकर ये तुमको छोड़ देगा। अब तुमको पैदल चलना होगा और जब तुम सफ़ेद काफूर की सरजमीन के सिरे पर पहुंचोगे तो उसके सामने तुमको जजीरा वाक वाक दिखाई देगा। इसके बाद अल्लाह तेरी मदद करेगा। हसन ने शेख अली को अदब के साथ सलाम किया और चारों दरवेशों और शागिर्दों का शुक्रिया अदा किया और जिन की कमर पर चढ़ गया। जिन ने भी बड़ी तेज़ी के साथ हवा में उड़ना शुरू किया। एक रात और एक दिन के सफ़र के बाद वो सफ़ेद काफूर की सरजमीन पर पहुँचे। जिन ने हसन को वहाँ ले जाकर छोड़ दिया और ख़ुद गायब हो गया। अब हसन ने अपना सफ़र पैदल शुरू किया। वो चलता रहा। चलते चलते उसे एक रेगिस्तान नज़र आया। उस रेगिस्तान में उसको एक खैमा सा नज़र आया। वो खैमे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पाँव में कुछ आहट सी हुई। दरअसल वो जिस पर चल रहा था वो एक त्यों था।
और जिसको खैमा समझ रहा था वो देव का एक कान था। देव को बहुत गुस्सा आया, वो सोते से जाग पड़ा। उसने जो फूंक मारी तो हसन उछल कर हवा में ऊपर जा पहुंचा, और जब फिर नीचे आया तो देव ने उसे दबोच लिया और अपने हाथों से ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई चिड़िया को पकड़ लेता है। हसन ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसके चंगुल से निकल जाए। हसन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, खुदा के वास्ते मेरे ऊपर रहम करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देव ने जब सुना तो उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छे गाने की आवाज़ है, क्यों ना मैं इसको अपने बादशाह के सामने ले जाऊं। यह सोचकर वो अपने बादशाह के पास ले गया और बोला, बादशाह सलामत, मैं आपके पास एक छोटा सा जानवर लाया हूँ। उसकी आवाज़ बड़ी बारीक और खूब गाता है। बादशाह ने हसन को अपने हाथ से छूते हुए कहा, गाओ गाओ, अपनी बारीक और सुरीली आवाज़ में गाओ। हसन कुछ ना समझ सका कि वो क्या कह रहा है। वो तो यही समझा कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, खुदा के लिए मुझे बचाओ। देव का बादशाह बहुत खुश हुआ। वो समझा कि यह गाना गा रहा है। उसने देव से कहा, इसको महल में ले जाकर मेरी बेटी को दे दो और उसे एक पिंजरे में बंद करके उसके कमरे में लटका दो, ताकि ये गा गा कर मेरी बेटी का दिल बहलाए। देव उसे महल में ले गए और एक बड़े से पिंजरे में उसे बंद कर दिया। इसमें एक कटोरे में खाना और दूसरे में पानी भी रख दिया। देवजादी ने जब हुसन को देखा तो बहुत खुश हुई और उसके पास आकर उसे प्यार करने लगी। अब तो वो उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वो हरदम उसे अपने पास रखती और उसको कभी अपने पास से अलग न करती। हसन का ढोल भी उसे छीन गया था और बाल भी। ये दोनों उसने अंदर कमरे में रखवा दिए थे। एक दिन वो देवजादी उस पिंजरे से निकाल कर उछाल उछाल कर खेल रही थी कि एकदम से उसे नींद आ गई। हसन ने मौका गनीमत जाना और जल्दी से वहाँ पहुँच गया जहाँ ये दोनों चीज़ें रखी थीं। उसने चुपचाप बाल को जलाया। बाल का जलना था कि शेख अली वहाँ आ गए और उन्होंने उसका हाल पूछा। हसन ने शुरू से आखिर तक सारा हाल कह सुनाया और खुशामद करने लगा कि मुझे इस कैद से निकालो। शेख ने कहा, मेरे अजीज़, अब भी वक्त है कि तुम नौबहार और बच्चों का ख्याल छोड़ दो और मेरे साथ चलो। अभी जजीरा वाक वाक नहीं आया और मुसीबतें शुरू हो गईं। हसन ने कहा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं जब तक अपने बीवी बच्चों को ना देख लूँ मुझे चैन ना पड़ेगा। मेरे पास मेरा ढोल है, मुझे इससे भी मदद मिलेगी। शेख अली ने कहा, जजीरा वाक वाक की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वहाँ सारे जादू बेकार हो जाते हैं। बस सिर्फ जजीरा वाक वाक के बादशाह का जादू चलता है और उस जादू का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हसन ने कहा, मेरे मेहरबान, मुझे तुम किसी तरह जजीरा वाक वाक पहुँचा दो, फिर मैं तुमसे कुछ ना कहूँगा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। शेख ने कहा, अच्छी बात है, अपनी आंख बंद करो और ज़रा सी देर बाद फिर खोलना। हसन ने आंख बंद की और फिर जो खोली तो वहाँ ना देवजादी का महल था और ना सफ़ेद काफूर की सरजमीन। वो एक जजीरे में अकेला खड़ा था। वहाँ ना कोई आदमी था और ना कोई आदमजात। अभी वो ठीक से देख भी ना सका कि हर तरफ से सफ़ेद सफ़ेद परिंदे आसमान पर छा गए और अंधेरा सा हो गया। वो इतनी तादाद में थे कि उन्होंने सूरज को घेर लिया था और वो बड़े ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, वाक वाक। अब तो वो समझ गया कि हो ना हो वो जजीरा वाक वाक में आ पहुंचा है। ये परिंदे हसन की तरफ बढ़े तो हसन दौड़कर एक सामने वाली झोंपड़ी में पहुंच गया। वो अभी झोंपड़ी में छुपकर बैठा ही था कि एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे ज़मीन हिल रही है और हर तरफ से बादल और तूफान आगे बढ़ रहे हैं। फिर उन बादलों में से औरतों की एक फ़ौज बरामद हुई। ये औरतें हथियारों से लैस थीं, जैसे फौजियों के पास होते हैं। ये सुनहरे घोड़ों पर सवार बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। उनके आगे आगे एक गोरे रंग की परी थी। वो सर पर एक खोल पहने थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। हसन उसे देखकर डर गया। जैसे ही वो करीब आई, हसन उसके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, ऐ जजीरे की मलका, मेरे ऊपर रहम करो, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं अपने बीवी बच्चों से बिछड़ा हुआ हूँ। परी अपने घोड़े पर से उतरी। उसने बाकी फ़ौज को वापस जाने का हुक्म दिया। उसने अपने लिबास को उसकी तरफ कर दिया। हसन ने उसको चूमा और उसके कदमों पर गिर पड़ा। उसने अपने सर उठाकर जो देखा तो वो एक बुढ़िया परी थी, बड़ी बड़ी आंखें। परी को उस पर रहम आ गया। उसने कहा, तुम परेशान मत हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी को ये ना पता चले कि तुम कौन हो। इसलिए बेहतर ये है कि तुम भी मेरे और सिपाहियों की तरह लिबास पहन लो, फिर तुमको कोई पहचान ना सकेगा। फिर मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। ज़रा सी देर में बुढ़िया परी ने उसे वो लिबास ज़दा बख्तर और हथियार
ला कर दिए। उनको पहनने के बाद ऐसा लगा जैसे कि वो उनमें से एक है। फिर बुढ़िया परी उसे लेकर समंदर के किनारे आई और बोली, अब तुम अपना सारा हाल सुनाओ। हसन ने उसे अपना सारा हाल शुरू से आखिर तक सुनाया। जब वो सुना चुका तो बुढ़िया परी ने पूछा, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या नाम है? हसन ने कहा, हम लोग तो अपने बच्चों का नासर और मंसूर कहते थे और मेरी बीवी का नाम नौबहार था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यहाँ उन्होंने क्या नाम रख छोड़ा है। ये कहकर वो अपने बीवी बच्चों को याद करके ज़ारों की तरह रोने लगा। बुढ़िया परी ने कहा, हसन, तुमको मैं अपने बेटे की तरह समझती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बीवी यहाँ की परियों में से एक है। कल सुबह यहाँ की परियां कपड़े उतारकर समंदर के किनारे नहाने आएंगी। मैं ऐसी कोई तरकीब करूँगी कि ये सब तुम्हारे सामने से गुजरें। इसके बाद तुम अपनी बीवी को पहचान लेना। अब तुम हसन की जान में जान आई। वो बहुत खुश हुआ। बुढ़िया परी ने उसे सारे जजीरे की सैर कराई, फिर भी हसन से बहुत खुश हुई और उसने हसन को बहुत प्यार किया और कहा, तुम इत्मीनान रखो, तुमको कोई नुकसान न पहुँचेगा। मैं तुम्हारी हर आरज़ू पूरी करूँगी। हसन को अब परी बहुत अच्छी लगी और उसने कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी ना भूलूँगा और ज़िंदगी भर तुम्हारी खिदमत करूँगा। अगले रोज़ सुबह सुबह बुढ़िया परी हसन को लेकर समंदर के किनारे आई और उसे एक चट्टान के पास छुपा कर बिठा दिया। ज़रा सी देर के बाद बाजा बजने लगा। हर तरफ ढोल ताशे की आवाज़ सुनाई देने लगी। इतने में बहुत सी लड़कियां आईं। उन्होंने अपने अपने लिबास उतार कर किनारे पर डाले और पानी में कूद पड़ीं। दूर से हसन को ऐसा लगा जैसे कि पानी में सफ़ेद सफ़ेद कमल के फूल खिल गए हैं। फिर उनके बाल पानी में इस तरह लहरा रहे थे जैसे समंदर से झाग निकल रहा हो। हसन ने एक एक औरत को गौर से देखा, लेकिन नौबहार जैसी तो उनमें कोई भी नहीं थी। उसने उदास होकर बुढ़िया परी से कहा, अच्छी माँ, मेरी नौबहार तो इनमें नहीं है। बुढ़िया परी ने कहा, बेटा हसन, परेशान ना हो, शायद दूर होने की वजह से तुम पहचान ना सके। मैं अभी उनको तुम्हारे सामने से गुजरने के लिए कहती हूँ। उसने तालियां बजाईं और वो सब औरतें इस तरह से सामने से गुजरीं। उनमें से एक खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी नौबहार नौबहार थी। हसन ने मायूस होकर बुढ़िया परी से कहा, माँ, सचमुच मेरी नौबहार इनमें नहीं है। बुढ़िया परी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अब हमारे बादशाह की 7 शहजादियाँ बाकी हैं, लेकिन तुम उनकी शक्ल सूरत तो बताओ कि वो कैसी है, ताकि मैं भी अंदाज़ा लगा सकूं। हसन ने कहा, मैं किसी तरह उसकी तस्वीर खींचूं। वो इतनी खूबसूरत है जितना कि इंसान हो सकता है। उसका रंग इतना सफ़ेद है कि रोशनी भी उसके मुकाबले में सफ़ेद नहीं है। उसकी कमर इतनी नाजुक है कि सूरज भी उस पर साया नहीं डाल सकता। उसकी आंखें इतनी चमकदार हैं कि जन्नत की नहर में इतनी चमक ना होगी। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी नौबहार, तुम्हारे बगैर जैसे मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, जैसे मेरे हाथ पांव कट गए, जैसे मेरी आंखों की रोशनी जाती रही। ये कहकर हसन रोने लगा। बुढ़िया परी ने कुछ सोचकर कहा, हसन, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नौबहार हमारे बादशाह की बेटी है। अगर ये सच है तो तुम मायूस हो जाओ, इसलिए कि उसको हासिल करना ऐसा है जैसे चांद को छू लेना, जैसे एक छलांग में समंदर पार कर लिया जाए। मेरी तो ये राय है कि तुम उसका ख्याल ही छोड़ दो। ये सुनना था कि हसन धड़ाम से गिर पड़ा और बुरी तरह रोने लगा, बुरी तरह। फिर बोला, मेरी प्यारी माँ, किसी तरह मेरी मदद करो। इस जजीरे में क्या है जो तुम नहीं कर सकती? बुढ़िया परी ने कहा, यह सच है, लेकिन तुम उन लड़कियों में जिसे चाहे पसंद कर लो और अपने घर ले जाओ। मैं खुशी से इजाज़त दे दूँगी, लेकिन अगर बादशाह को मालूम हो जाए कि मैंने तुमको यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है तो फिर मेरी जान की खैरियत नहीं है। तुम जितनी दौलत चाहो मैं तुमको दे सकती हूँ, बस तुम इस ख्याल को छोड़ दो। हसन बुढ़िया परी के कदमों पर गिर पड़ा और बोला, मेरी प्यारी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना तो यहाँ कोई औरत चाहिए और ना दौलत। मैंने तो सिर्फ अपने बीवी बच्चों को हासिल करने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। ये कहकर हसन फिर चीख चीख कर रोने लगा। बुढ़िया परी को हसन पर बड़ा तरस आया। उसने अपने हाथों से उठाया और कहा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अब तो चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। जजीरा वाक वाक कोई एक जजीरा नहीं है, ये 7 जजीरों से मिलकर बना है और हर जजीरा में बादशाह की एक लड़की हुकूमत करती है और मेरे इस जजीरे पर बादशाह की सबसे बड़ी लड़की नूरुल हुदा की हुकूमत है। मैं अभी जाकर उससे तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। अब तुम अपने आंसू पूंछ डालो। ये कहकर वो शहजादी नूरुल हुदा के दरबार में गई और अदाब बजाकर बोली, शहजादी साहिबा,
اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ شہزادی نے کہا ضرور ضرور، اگر کوئی فرمائش ہے تو ضرور پوری کی جائے۔ بڑھیا پری نے کہا شہزادی صاحبہ، آج مجھے ایک بہت خوبصورت نوجوان ملا ہے جسے سمندر کی لہروں نے کنارے پر لا کر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی جو پہچان بتاتا ہے اس سے مجھے آپ اور آپ کی بہنوں کا خیال آتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی آگ بگولا ہو گئی اور بولی شیطان کی خالہ، بتا تو نے کہ انسان کو کیسے اس جزیرے میں داخل ہونے دیا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ اسی وقت تیرا خون پی لوں اور تیری ہڈیاں چبا ڈالوں۔ تو نے میری بہت خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں اس وقت تجھے کچھ نہیں کہتی، ورنہ ابھی تجھ کو سخت سزا دیتی۔ یہ سننا تھا کہ بڑھیا پری تھر تھر کانپنے لگی اور شہزادی نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اس زمین پر کوئی انسان قدم نہ رکھے؟ پھر تو کیسی حفاظت کرتی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے کسی آدمی کی یہ ہمت ہو کہ وہ زندہ سلامت یہاں چلے پھرے؟ میرا باپ سنے گا تو کیا کہے گا؟ بہتر ہے کہ اسی وقت اس کو میرے سامنے حاضر کرو، میں اپنے سامنے اس کی کھال کھنچواؤں گی۔ بڑھیا پری تیزی کے ساتھ حسن کے پاس پہنچی اور بولی حسن، تو میرے سمجھانے سے نہیں مانا، اب بتا میں تیری جان کیسے بچاؤں؟ شہزادی نے تجھے فوراً بلایا ہے۔ یہ کہہ کر اس کو سمجھاتی ہوئی شہزادی کے پاس لے گئی۔ بڑھیا پری راستے پر حسن کو سمجھاتی رہی کہ شہزادی سے کیسے بات کرے۔ حسن شہزادی کے دربار میں پہنچا۔ شہزادی نے چہرے پر ایک نقاب ڈال لیا تھا۔ حسن نے جا کر اس کے قدموں کو چوما اور اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ شہزادی نے بڑھیا پری کو اشارہ کیا کہ اس کا حال پوچھے۔ بڑھیا پری نے کہا پردیسی، شہزادی تمہارا نام اور پتہ پوچھتی ہے اور تمہارے بیوی بچوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ حسن نے کہا اے ملکہ عالم، میرا نام حسن ہے، میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ میری بیوی کا نام مجھے نہیں معلوم، لیکن بچوں کا نام ناصر اور منصور ہے۔ ملکہ نے بڑھیا پری کے ذریعے پوچھا تمہاری بیوی نے تم کو کیوں چھوڑا؟ حسن نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا۔ ملکہ نے پوچھا وہ کہاں سے غائب ہو گئی؟ حسن نے کہا بغداد میں ہمارے خلیفہ ہارون الرشید کے محل سے۔ اس نے پروں کا لباس اوڑھا اور دونوں بچوں کو لے کر اڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ تم کو میرے جانے سے تکلیف تو ہوگی، لیکن میں ہوا کے نشے میں ہوں اور مجبور ہوں۔ اگر حسن آئے اور مجھے یاد کرے تو کہنا کہ وہ مجھے جزیرہ واق واق میں تلاش کر سکتا ہے۔ بس یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو اس کی زبان سے نکلے، اور یہی وہ دن تھا جب میری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ شہزادی نے کہا یہ عجیب بات ہے، اگر تمہاری بیوی تم سے ملنا نہ چاہتی تو پھر اس نے اپنا پتہ کیوں بتایا؟ اور یہ بھی سچ ہے اگر وہ تم سے محبت کرتی تھی تو اس نے تم کو کیوں چھوڑا؟ حسن نے کہا ملکہ عالم، میں نے آپ کو ہر بات سچ سچ بتا دی ہے۔ مجھے اس کی محبت میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ ہوا کے نشے میں مجبور تھی۔ وہ پروں کو دیکھ کر اپنے آپے میں نہیں رہتی تھی۔ اچھی ملکہ، میرے اوپر رحم کرو، مجھے میری بیوی اور بچوں تک پہنچا دو۔ شہزادی نے حکم دیا کہ شہر کی تمام عورتیں اور لڑکیاں حاضر کی جائیں۔ تمام لڑکیاں آ گئیں، لیکن حسن نے کہا ملکہ عالم ان میں کوئی بھی میری بیوی نہیں ہے۔ شہزادی تھوڑی دیر تک تو سوچتی رہی، پھر بولی میں نے بہت سوچا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تجھے کیا سزا دوں۔ اب بڑھیا پری کا ڈر کم ہو گیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا شہزادی، میں نے برسوں آپ کی خدمت کی ہے، آج اس کے بدلے میں درخواست ہے کہ اس نوجوان کو سزا نہ دیں۔ اس نے خود بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، تب کہیں یہاں تک پہنچا ہے۔ تم نقاب الٹ کر دیکھو کہ یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، اس کو سزا دینا کہاں تک ٹھیک ہے؟ شہزادی نے اپنا نقاب اتار دیا۔ اب جو حسن کی نظر پڑی تو وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ یا اللہ، یہ تو بالکل میری بیوی ہے۔ شہزادی نے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حسن نے کہا اے حسین شہزادی، تمہاری صورت میری بیوی سے کتنی ملتی جلتی ہے، البتہ بس ذرا سا فرق ہے جو میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہے۔ شہزادی نے سوچا کہ ضرور اس نے میری کسی بہن کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ میری کس بہن نے شادی کی ہے، تاکہ پھر دونوں کو ایسی سزا دوں کہ یہ بھی زندگی بھر یاد کریں۔ لیکن اس نے بڑھیا پری سے کہا تم میری 6 بہنوں کو یہاں آنے کی دعوت دو، کہنا کہ تم لوگ 2 سال سے یہاں نہیں آئی ہو، تم کو دیکھنے کے لیے میں کتنا بے چین ہوں، لیکن یاد رکھنا ان کو حسن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ بڑھیا پری بالکل کچھ نہ سمجھی اور اس نے باری باری 5 شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر وہ چھٹی کے پاس پہنچی۔
ये सबसे छोटी थी और अपने बाप के साथ रहती थी। जब वो अपने बाप से इजाज़त लेने के लिए गई तो बादशाह घबरा गया और उसने कहा, बेटी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने एक बड़ा भयानक ख्वाब देखा है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो शायद फिर मैं तुमको कभी ना देख सकूं। मैंने देखा कि मैं अपने ख़जाने में टहल रहा हूँ, वहाँ अपने तमाम हीरे जवाहरात देख रहा हूँ, लेकिन 7 हीरे ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनमें से एक हीरा जो सबसे छोटा है, सबसे खूबसूरत है, मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और मैं उसे ख़जाने से लेकर निकला। इतने में एक अजीबोगरीब परिंदा ऊपर से उड़ता हुआ आया और उसने जो झपटा मारा तो ये हीरा मुझसे छीन कर ले गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सयानों को बुलाया और उनसे पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर बताओ। जानती हो उसने क्या मतलब बताया? उसने कहा, बादशाह सलामत, 7 हीरे आपकी 7 बेटियां हैं और सबसे छोटा हीरा आपकी सबसे छोटी बेटी है। उसे कोई यहाँ से ले जाएगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से कहीं जाओ, कहीं रास्ते में कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। सबसे छोटी लड़की ने, जो वाकई नौबहार थी, बादशाह से बोली, आपको मालूम है कि मेरी बहन ने कितनी बड़ी दावत का इंतज़ाम किया है, फिर 2 साल से हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं। अब अगर मैं मना करती हूँ तो उसे कितनी तकलीफ़ होगी। आप मेरी वजह से परेशान ना हों। आपको मालूम है कि एक बार मैं आपसे बिछड़ गई थी, लेकिन फिर आ गई। भला किसकी हिम्मत के बादलों के पहाड़, काले पहाड़ और इतनी बहुत सी वादियों और इतने गहरे समुद्रों को पार करके यहाँ आ सके। आप मेरी तरफ से बिल्कुल परेशान ना हों। यह जजीरा वाक बड़ी महफूज जगह है। बादशाह को इत्मीनान हो गया और उसने चंद रोज़ के लिए इजाज़त दे दी। फिर ये शहज़ादी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने दूसरी बहनों के साथ नूरुल हुदा के यहाँ पहुँची। यहाँ पहले उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ कर ली गई थीं। शहज़ादी नूरुल हुदा ने बड़ा शानदार लिबास पहना था। उसके पास ही हसन खड़ा हुआ था। उसने बुढ़िया परी से कह दिया था कि बारी बारी एक एक शहज़ादी को मेरे सामने लाओ। सबसे पहले नूरुल बदर दाखिल हुई। नीले कपड़े पहने हुए उसने शहज़ादी नूरुल हुदा के हाथ चूमे। नूरुल हुदा ने कहा, हसन, इसको देखो, क्या ये तुम्हारी बीवी है? हसन ने कहा, ये तो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है और इसके बाल घटाओं से ज़्यादा काले हैं और जिस्म इतना खूबसूरत है कि जैसे खुदा ने खुद अपने हाथों से उसको बनाया हो। लेकिन ये वो नहीं है जिसकी तलाश में मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। तब शहज़ादी नूरुल हुदा ने उसको अपने पास बिठाया और दूसरी बहन को बुलाया। ये शम्सुल नहार थी, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत। नूरुल हुदा ने पूछा, क्या ये है तुम्हारी बीवी? हसन ने कहा, नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है जिसकी तलाश में मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। शहज़ादी नूरुल हुदा ने उसको अपने पास बिठाया और तीसरी बहन को बुलाया। ये नूरुल नहार थी, ये दूसरी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। शहज़ादी नूरुल हुदा ने कहा, हसन, इसको देखो, क्या ये तुम्हारी बीवी है? हसन ने कहा, ये तो शाम के शफक से ज़्यादा खूबसूरत है और उसकी आंखों की जलाहट से शाम के सलोनेपन को भी शर्माती है। लेकिन ये भी वो नहीं है जिसकी तलाश में मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। शहज़ादी नूरुल हुदा ने उसको भी अपने पास बिठाया और चौथी बहन को बुलाया। ये नजमुल सहर थी, ये तीसरी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। शहज़ादी नूरुल हुदा ने कहा, हसन, इसको देखो, क्या ये तुम्हारी बीवी है? हसन ने कहा, नहीं, ये वो नहीं है जिसकी तलाश में मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। शहज़ादी नूरुल हुदा ने उसे भी अपने पास बिठा लिया और पांचवी बहन को बुलाया। उसका नाम था समी बदन। शहज़ादी ने कहा, हसन, इसको देखो, क्या ये तुम्हारी बीवी है? हसन ने कहा, ये तो वो है जिसका बदन फूलों से ज़्यादा नाजुक है। लेकिन ये भी वो नहीं है जिसकी तलाश में मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। शहज़ादी नूरुल हुदा ने बुढ़िया परी से कहा, अब जाओ, सबसे छोटी बहन को पेश करो। उसका नाम था नूरुल निसा। जैसे ही वो दाखिल हुई, अब नूरुल हुदा ने पूछा ही नहीं था। हसन ने उसको देखा और चीखा और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। शहज़ादी ने फ़ौरन हसन की आवाज़ को पहचान लिया और बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ लपकी और वो गिर कर बेहोश हो गई। शहज़ादी नूरुल हुदा ने फ़ौरन हुक्म दिया, इस कमीने को यहाँ से ले जाओ और शहर के बाहर ले जाकर डाल दो। ये सुनते ही गुलाम दौड़ पड़े। वो हसन को घसीटते हुए ले गए और ले जाकर समंदर के किनारे डाल दिया। जब नूरुल निसा को होश आया तो नूरुल हुदा ने कहा, ए जलील लड़की, इस आदमी से तेरा क्या रिश्ता है? पहले तो तुमने बाप से पूछे बगैर चुपचाप शादी कर ली और उसके बाद अपने शोहर को छोड़कर चली आई। अब तो तुझे अपनी जान से इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तब उसने कनीज़ों को आवाज़ दी और कहा, बुढ़िया परी को बांध कर खूब पीटो।
फिर उसने अपने बाप को खत लिखा और हसन और नूरुन्निसा का सारा हाल बयान किया और पूछा कि बताइए इस लड़की को क्या सज़ा दी जाए। जब बादशाह ने शहज़ादी नूरुल-हुदा का खत पढ़ा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने लिखा कि तुम सख्त से सख्त सज़ा दोगी, तो वो भी उस जुर्म के मुकाबले में कम होगी जो उस लड़की ने किया है। इधर शहज़ादी के गुलाम हसन को समंदर के किनारे डाल आए थे। जब उसे होश आया तो उसकी कुछ समझ में ना आया कि वो कहाँ है। वो समंदर के किनारे टहलने लगा। इतने में क्या देखता है कि दो लड़के एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। हसन ने उनको अलग अलग किया और कहा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने कहा, ये झगड़ा एक छड़ी और टोपी के लिए है जो वहीं रखी हुई थी। हसन ने कहा, तुम दोनों इतनी सी चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे हो? उन लड़कों ने कहा, आप इनको इतनी सी चीज़ कहते हैं? आइए हम आपको इसकी खासियत बताएं। हमारा बाप बहुत बड़ा जादूगर था। उसने जादू की मदद से ये दोनों चीज़ें 135 साल के बाद तैयार की। अब वो मर गया है। हम दोनों में ये झगड़ा है कि ये कौन क्या लेगा। इसके अंदर बहुत से तिलिस्म बारीक बारीक लिखे हुए हैं। इसका मालिक तमाम जिन्नों पर हुकूमत करता है। जब वो ज़मीन पर छड़ी मारता है तो तमाम जिन्नों की फ़ौज ज़मीन से निकलती है और उसके हुक्म का इंतज़ार करती है, और जैसा वो कहता है वो करती है। और टोपी की खासियत ये है कि जो कोई इस टोपी को पहन ले उसको कोई ना देख सके। हसन पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने सोचा कि मुझसे ज़्यादा इस छड़ी और टोपी की किसे ज़रूरत हो सकती है। किसी तरह उन पर कब्ज़ा करना चाहिए। मैं इनकी मदद से अपना मकसद हासिल कर सकता हूँ। चनाचे उसने लड़कों से कहा, अच्छा मैं एक तरकीब करता हूँ। मैं एक कंकरी फेंकूँगा। जो कोई उसे लेकर पहले आएगा उसको ये छड़ी दूँगा और दूसरे को टोपी। दोनों लड़के राज़ी हो गए। हसन ने एक कंकरी उठाकर फेंकी। वो दोनों कंकरी लाने के लिए दौड़े। हसन ने फ़ौरन अपने सर पर टोपी ओढ़ ली और छड़ी को अपने हाथ में ले लिया और दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। जब लड़के वापस आए तो उन्हें कोई आदमी नज़र न आया। उन्होंने कहा, वो आदमी कहाँ गया जिसने हमारा फ़ैसला करना था? हसन करीब ही खड़ा था। अब उसे यकीन आ गया कि उनमें ये खासियत है। लड़के एक दूसरे से बहस करने लगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि तूने बाप की वसीयत याद नहीं दिलाई कि उन दोनों चीज़ों का एहतियात से रखना और किसी के हाथ में मत देना। गर्ज़ वो दोनों लड़ने लगे और हसन वहाँ से आगे बढ़ा। उसने सोचा कि शहर में जाना चाहिए और सबसे पहले बुढ़िया परी को देखना चाहिए कि वो किस हाल में है। वो टोपी पहने हुए उस महल में दाखिल हुआ जिसमें वो कैद थी। उसने देखा कि बेचारी एक जंजीर से बंधी पड़ी है। उसने जानबूझकर चीनी का बर्तन गिराकर तोड़ा। बुढ़िया डर गई और बोली, हज़रत सुलेमान की कसम, बताओ कि तुम कौन हो? हसन ने कहा, मैं कोई जीनी या देव नहीं हूँ, तुम्हारा बेटा हसन हूँ, जिसकी वजह से तुम इस मुसीबत में फंसी हो। मैं तुमको छुड़ाने के लिए आया हूँ। ये कहकर उसने टोपी उतार दी तो बुढ़िया परी ने उसे देखा। बुढ़िया परी बोली, बेटा हसन, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुमको मालूम नहीं कि शहज़ादी नूरुल-हुदा ने तुम्हारी तलाश में गुलाम भेजे हैं। तुमको जहाँ पाएंगे जान से मार देंगे। तुम्हारी जान खतरे में है। बस अब तुम भाग जाओ। वो तुम्हारी बीवी को भी मारना चाहती हैं। हसन ने कहा, तुम अब ज़्यादा वक्त मत बर्बाद करो। ये जादू की टोपी हमारे काम आएगी। ये कहकर उसने बुढ़िया परी को टोपी में छुपा लिया। बुढ़िया परी ने कहा, यहाँ से जल्दी चलो। मैं तुमको तुम्हारी बीवी और बच्चों के पास ले चलूँ, इसलिए कि उनकी जान भी खतरे में है। ये कहकर उसे एक कोठरी में ले गई जहाँ नूर बहार बंधी पड़ी थी। हसन ने अंदर जाकर जो उसको इस हाल में देखा तो परेशान हो गया। वो लड़कों के पास गया और टोपी उतारी। लड़कों ने जो बाप को देखा तो उसको फ़ौरन पहचान लिया और बड़े खुश हुए। माँ ने कहा, क्या बात है? हसन ने जल्दी से टोपी पहन ली। माँ ने कहा, तुम्हारा बाप यहाँ कहाँ से आया? बिला वजह शोर मचा रहे हो। यहाँ तो हवा का भी गुजर नहीं है। बाप कहाँ से आएगा? वो बेचारा तो न जाने किस मुसीबत में फंसा होगा। ये कहकर उसने दूसरी तरफ देखा। हसन ने फिर टोपी उतारी। अब बच्चे फिर खुशी से उछलने लगे और बाप को पुकारने लगे। माँ ने मुड़कर देखा तो हसन ने फिर टोपी पहन ली। वो बोली, बच्चों, ये तुमको क्या हो गया है? यहाँ तो कोई भी नहीं है और तुम अपने बाप से बातें कर रहे हो और ये कह रहे हो कि वो यहाँ है। वो रोने लगी। अब तो हसन अपने आप को काबू में ना रख सका और उसने टोपी उतार दी और अपनी बीवी को उठाकर सीने से लगा लिया। नौबहार ने जो हसन को देखा तो घबरा कर बोली, तुम यहाँ कैसे आए? मेरे प्यारे हसन, देखो इंसान किस्मत के हाथों कितना मजबूर होता है। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ो, वरना मेरी जालिम बहन तुमको जिंदा न छोड़ेगी। ये कहकर वो ज़ारों की तार रोने लगी। हसन ने कहा, मेरी प्यारी नौबहार,
یہ रोने धोने का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ तुमको लेने के लिए इतनी मुसीबतें झेलता हुआ पहुंचा हूँ। तुमको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नौबहार ने कहा, अपनी ज़िंदगी खतरे में मत डालो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी जान दो। तुम मेरी बहन को नहीं जानते। हसन ने कहा, मैं नौबहार, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बहन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुमको यहाँ से लेकर जाऊँगा। नौबहार ने हंसकर कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बहन यहाँ हुकूमत करती है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो तुम्हें और मुझको बर्बाद कर देंगी। इसके पास बहुत बड़ी फौज है, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से किसी तरह निकल जाओ। मेरी गलती की वजह से तुम पे इतनी मुसीबतें आई हैं। मैं तुमसे इजाज़त लिए बगैर चली आई। क्या बताऊँ, मैं इन परों के लिबास को देखकर काबू में नहीं रही। अब खुद अपने किए पर पछता रही हूँ। हसन ने कहा, ये मेरी गलती है कि मैं तुमको छोड़कर चला गया था। अब जहाँ कहीं जाएंगे साथ जाएंगे। ये कहकर उसने छड़ी और टोपी का जिक्र किया कि किस तरह उसने ये जादू की छड़ी और जादू की टोपी उन दो लड़कों से हासिल की जो आपस में लड़ रहे थे, और कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मदद से हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। हसन और नौबहार ये बातें कर ही रहे थे कि इस वक्त शहजादी नूरुल हुदा उधर आ निकली। उसने कोठरी में जो ये आवाज़ सुनी तो वहाँ गई। हसन ने उसे देखकर जल्दी से टोपी ओढ़ ली और नूरुल हुदा की नज़र से ओझल हो गया। उसने बड़े गुस्से से नूरबहार से पूछा, अरे चुड़ैल, बता तो किससे बातें कर रही थी? उसने कहा, इन दो बच्चों के अलावा यहाँ कौन है जिससे मैं बातें कर सकती हूँ? शहजादी नूरुल हुदा गुस्से में तो थी ही। उसने उसके 2-3 चांटे मारे और कनीज़ों से कहा, इसको ले जाकर दूसरे कमरे में डाल दो। कनीज़ें उसको दूसरे कमरे में ले गईं तो हसन भी उनके पीछे पीछे उस कमरे में दाखिल हो गया। ये बेचारी वहाँ ज़ारों की तार रो रही थी। हसन ने जब देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो उसने सर से टोपी उतारी। शहजादी नौबहार और दोनों बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने कहा, तूने देखा कि मेरी बहन मेरे साथ क्या सलूक कर रही है, इसलिए कहती हूँ कि तू भी यहाँ से जान बचाकर निकल जा। तो यहाँ के ख़तरों से वाकिफ़ नहीं है। मेरी तो जान जाएगी तो मेरी वजह से अपनी जान खतरे में क्यों डालता है? अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो अपना अंजाम भी देख लेना। ये कहकर वो रोने लगी। कनीज़ें दौड़ी हुई आईं। शहजादी और बच्चों को रोते देखा। हसन ने टोपी पहन ली थी, इसलिए उसको कोई ना देख सका, लेकिन वो बेचारी भी तरस खाकर रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि शहजादी नूरुल हुदा के सामने वो कुछ नहीं कर सकती। बेबस थीं। शाम तक हसन इसी तरह छुपा रहा। रात को जब तमाम कनीज़ें सो गईं तो ये बीवी बच्चों को लेकर महल से बाहर निकला, लेकिन देखता है कि महल का फाटक बंद है। ये देखकर वो दोनों परेशान हो गए, लेकिन करें तो क्या करें? अभी वो इसी परेशानी में थे कि उन्हें फाटक के बाहर एक आवाज़ सुनाई दी। वो पहचान गए कि यह आवाज़ उस बुढ़िया परी की है। उसने कहा, तुम लोग जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं फाटक खोल रही हूँ। हसन ने कहा, माँ, तुम्हारा हम पर बड़ा एहसान है, इसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। बुढ़िया परी ने कहा, यह वक्त बातें करने का नहीं, तुम फौरन बाहर जाओ, वक्त ख़राब मत करो। अब जो वो बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि बुढ़िया परी एक मट्टी के मटके पर बैठी हुई है और एक रस्सी मटके के गर्दन पर डाले हुए है और इस पर इस तरह सवार है जैसे कोई घोड़े पर बैठता है। उसने हसन से कहा कि तुम दोनों बच्चों समेत मेरे पीछे आकर बैठ जाओ। ज़रा भी मत डरो, क्योंकि मैं जादू के 40 गुणों से वाकिफ़ हूँ और मेरे लिए ये बड़ी मामूली बात है। मैं इस शहर को दरिया बना दूँ और यहाँ के रहने वाले मछली बन जाएं, लेकिन मैंने मलका के बाग के डर से इस फन को आजमाया नहीं था। अब तुम मेरा जादू देखना। हसन ने अपने बीवी बच्चों के साथ इस मटके पर बैठकर शहर को पार किया। जैसे ही वो शहर से बाहर आया, हसन ने अपनी छड़ी को ज़मीन पर मारा। एकदम से ज़मीन फट गई और 7 देवज़ाद निकले, जिनके जिस्म का आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर और आधा ज़मीन के बाहर था। उन्होंने 3 बार ज़मीन को चूमा और एक साथ कहा, ए ख्वाजा, क्या हुक्म है? हम आपके फरमाबरदार हैं। हमारी वो ताकत है कि हम चाहें तो दरिया को फाड़ डालें, पहाड़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दें। हसन की जान में जान आई। अब जो ज़रा हिम्मत बंधी तो उसने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? देवज़ादों ने सर झुकाकर अर्ज़ किया, हम जिन्नों के 7 कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं और हर एक के 49 गुरु हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में फैले हुए हैं, और हमारा इक़्तिदार हर जगह है, लेकिन हम सब आपका हुक्म मानेंगे। हसन ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम लोग हमें बगदाद पहुँचा दो। देवज़ादों ने सर झुका लिया। हसन ने कहा, तुम सब खामोश क्यों हो गए? उन्होंने कहा, दरअसल
ہم نے حضرت سلیمان کے زمانے میں قسم کھائی تھی کہ کسی انسان کو اپنے کندھوں پر نہیں بٹھائیں گے، اور ہم نے آج تک اس قسم کو نہیں توڑا۔ پھر بھی ہم تم کو آتشی گھوڑوں کے ذریعے تم جہاں کہو گے وہاں پہنچا دیں گے۔ حسن نے کہا، یہاں سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے؟ دیوزاد نے کہا، اگر بہت تیزی کے ساتھ سفر کریں تو 7 سال کا سفر ہے۔ حسن نے کہا، میں یہاں 1 سال سے بھی کم عرصے میں آیا تھا۔ دیوزاد نے کہا، دراصل اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کچھ لوگوں کو مہربان کر دیا تھا، ورنہ تیری کیا مجال تھی تو یہ یہاں آتا۔ یہ شیخ عبدالقدوس اور شیخ علی کی برکت تھی کہ سالوں کا سفر دنوں میں طے ہو گیا۔ ان کو اسم اعظم یاد ہے اور اس کی مدد سے یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد پہنچا دیں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے اور ذرا سی دیر میں 3 عجیب و غریب گھوڑے لے کر آ گئے۔ حسن، نوبہار اور بڑھیا پری دونوں بچوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور یہ گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک غبار آ رہا ہے۔ جب بادل چھٹے تو ایک جن دکھائی دیا جس کا سر ایک گنبد کا سا تھا اور دانت سوکھے پیڑ کی شاخوں کی طرح تھے اور منہ غار کی مانند تھا۔ حسن پریشان ہو گیا تو جن نے سامنے آ کر کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں خدا پرست ہوں، مجھے آپ کا سارا حال معلوم ہے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ آپ میرے علاقے سے گزرنے والے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں بھی حفاظت کروں، کیونکہ راستہ خطرناک ہے۔ میں تھوڑی دور آپ کے ساتھ چلوں گا، پھر واپس چلا جاؤں گا۔ اب جا کر حسن کو اطمینان ہوا۔ گھوڑے تیزی سے چلتے چلتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے پہاڑوں، دریاؤں اور میدانوں کو پار کیا۔ اس طرح 3 دن ہو گئے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ گرد کا ایک طوفان سا آیا اور اندھیرا سا چھا گیا۔ حسن گھبرا گیا۔ بڑھیا پری نے کہا، بیٹا حسن، یہ تو جزیرہ واق واق کی فوج چلی آ رہی ہے، یہ ہمیں گرفتار کرنے پیچھے پیچھے آئے ہیں۔ حسن نے کہا، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ بڑھیا پری نے کہا، تم اپنی چھڑی زمین پر مارو۔ اس نے جیسے ہی زمین پر چھڑی ماری، جنوں کے بادشاہ آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر ٹھہر جائیں، ہم لوگ ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ لشکر شہزادی نور الہدیٰ کا ہے اور آپ کا سارا حال معلوم ہے۔ شہزادی کی سراسر زیادتی ہے، آپ کو حق ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو اپنے گھر لے جائیں۔ حسن، اس کی بیوی بچے اور بڑھیا پری اس پہاڑ کی بلندی پر جا کر چھپ گئے۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے فوجیں لڑ رہی ہیں۔ جنگ ایسی ہولناک کہ لاشیں اڑتی ہوئی آسمان پر جاتی ہیں، ہر طرف شعلے نکل رہے ہیں، گرد آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ لڑائی مسلسل 3 دن تک ہوتی رہی۔ 3 دن تک، اس کے بعد ہی حسن کے ساتھیوں کی جیت ہوئی۔ شہزادی نور الہدیٰ کو گرفتار کر کے حسن کے سامنے لائے۔ حسن اور اس کی بیوی بچوں کے لیے ایک تخت لایا گیا۔ جنوں کے بادشاہ نے کہا، آپ جیسا حکم دیں ہم ویسی ہی سزا دیں۔ بڑھیا پری نے جو اسے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ بولی، اے ذلیل عورت، تجھے کتوں کے سامنے ڈال دینا چاہیے کہ تیری تکہ بوٹی کر کے کھا جائیں، کہ جس نے اپنی بہن کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا، جو بیچاری بے قصور تھی۔ نور الہدیٰ بے زبان کچھ نہ بول سکی، لیکن اپنی بہن کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ نوبہار کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ حسن سے بولی، اس کا قصور تو ایسا ہے کہ معافی کے قابل نہیں، لیکن میں اپنی طرف سے اس کو معاف کرتی ہوں کہ یہ میری بہن ہے۔ میرے باپ کو میرا غم تو ہوگا ہی، لیکن یہ بھی ختم ہو گئی تو پھر اس کا صدمہ برداشت نہ کر سکے گا۔ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ حسن نے کہا، میں نے تیری خاطر اتنی تکلیف اٹھائی اور اب تیری ہی خاطر اس کو معاف کرتا ہوں، تیری بہن کو اس کے ساتھیوں سمیت چھوڑتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نور الہدیٰ گر پڑی اور بولی، میری اچھی بہن، میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ پھر تو دونوں بہنیں ایک دوسرے سے گلے ملیں اور کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ نور الہدیٰ نے کہا، واقعی حسن تمہارے قابل ہے، اس نے تمہارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پھر جو آدمی اپنے دشمن کو معاف کر دے وہ یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ اس نے ہمیں معاف کر کے ہمیں دوسری بار جیتا ہے۔ تم خوشی خوشی اس کے ساتھ جاؤ۔ اس کے بعد رات بھر سب لوگ ساتھ رہے اور ہنسی خوشی باتیں کرتے رہے۔ حسن اور نور الہدیٰ میں بہت بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ بڑھیا پری اور شہزادی نور الہدیٰ بھی ایک دوسرے سے گھل مل گئیں۔ پھر شہزادی نور الہدیٰ بڑھیا پری کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اب پھر حسن، شہزادی نوبہار اور دونوں بچے اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ مہینوں کے سفر کے بعد انہیں کالے پہاڑ کا ایک سلسلہ نظر آیا۔ حسن کو ایک دم سے شیخ علی کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے، ورنہ میں کہاں اور جزیرہ واق واق کہاں۔ اب حسن نیچے اترا اور سیدھا شیخ علی کے پاس پہنچا۔ شیخ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے حال پوچھا۔ حسن نے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ سنایا اور انہوں نے بچوں سے بھی ملاقات کی۔
शेख अली ने जब जादू की छड़ी और टोपी के बारे में सुना तो बोले, सच है कि उन दोनों चीज़ों की बदौलत तुम अपने मकसद में कामयाब हुए हो। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में क्या देखते हैं कि शेख अब्दुल कुद्दूस चले आ रहे हैं। शेख अली ने उनको बढ़कर गले लगा लिया। फिर उनकी नज़र हसन पर पड़ी तो वो उससे लिपट गए। फिर हसन ने उनको भी सारा किस्सा दोबारा सुनाया। हसन तो शेख अब्दुल कुद्दूस और शेख अली को एक जगह पाकर खुशी से फूला न समा रहा था। जब हसन वहाँ से रुखसत होने लगा तो उसने वो जादू की टोपी शेख अली को तोहफे के तौर पर दे दी और कहा, आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं जजीरा वाकवाग में कभी भी दाखिल ना हो सकता। इसके बाद शेख अब्दुल कुद्दूस के साथ हसन और उसकी बीवी बच्चे रवाना हुए। चलते चलते एकदम से उनको बादलों का पहाड़ नजर आया। शेख ने कहा, हसन, अगर तुम चाहो तो अपनी बहनों से भी मिल लो। ये सुनकर तो हसन बहुत खुश हुआ और वो सब लोग सीधे सातों शहजादियों के महल में उतरे। वो बहनें उन्हें देखकर बहुत खुश हुईं। ज़रा सी देर में हसन की बहन गुलबर्ग आ गई। वो हसन को देखकर मारे खुशी के उसे लिपट गई और रोने लगी। जब दो बिछड़े मिलते हैं तो रोना आता ही है। अब हसन ने सारा हाल शुरू से आखिर तक बयान किया। गुलबर्ग ने बच्चों को बहुत प्यार किया, फिर उनकी खातिर मदारत की। 10 रोज़ वहाँ रहे। ये दिन इस तरह गुजरे गोया दिन ईद थे और रातें शब बारात। 10 रोज़ के बाद फिर सफ़र का सिलसिला शुरू हुआ। शेख अब्दुल कुद्दूस जब वापस जाने लगे तो हसन ने जादू की छड़ी और उनके हवाले कर दी। गुलबर्ग ने हसन को बहुत से हीरे जवाहरात दिए और इस तरह वो वहाँ से रुखसत हुए। वहाँ से सीधे बगदाद पहुँचे। घर पहुँचकर हसन ने माँ को आवाज़ दी। उसकी आंखें रोते रोते ख़राब हो गई थीं। आंखों ने जो आवाज़ सुनी तो कहा, कौन है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है? हसन ने कहा, माँ, तेरा बेटा, तेरी बहू और तेरे पोते आए हैं। ये सुनना था कि बुढ़िया ने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला। अपने बेटे, बहू और बच्चों को देखकर वो एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ी। हसन ने उसे उठाकर चारपाई पर डाला। नौबहार ने पंखा करना शुरू कर दिया और तब वो होश में आई। अब तो सब हंसी खुशी रहने लगे। अलबत्ता सब लोग बादलों के पहाड़ साल में एक बार जाते। गुलबर्ग उनको देखकर फूली न समाती। आखिर को हसन की बहन थी। इस तरह उनके दिन हंसी खुशी गुजरते रहे। अब नौबहार भी अपने परों वाले लिबास को भूल ही गई। वो तो बस अपने शोहर और बच्चों से मोहब्बत करती और उनका ख्याल रखती। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।